अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अलमास अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं विच इज़ CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसकी तैयारी हम नोट्स के ज़रिए करने वाले हैं क्योंकि हैंडआउट्स में काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी तौर पे बार बार रिपीट किए गए होते हैं, तो स्टूडेंट्स देखकर ही परेशान हो जाते हैं, फिर उन्होंने तैयारी तो क्या ही करनी होती है। तो स्टूडेंट्स को देखते हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स बिजी भी होते हैं, जॉब होल्डर्स भी होते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्जाम से तकरीबन 1 या 2 दिन पहले तैयारी करनी होती है और उन्हें बिल्कुल कुछ शॉर्ट चीज़ चाहिए होती है जो बिल्कुल उनके एग्जाम से रेलिवेंट हो, तो उनके लिए मैंने आसानी बनाने के लिए नोट्स रेडी किए हैं। और इन नोट्स का जो लिंक है यानी गूगल ड्राइव लिंक है वो आपको इन्हीं वीडियोस के इन्हीं लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इजीली वहां से इस फाइल को PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बोलते हैं या पूछते हैं मुझसे कि मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें वो बता दें, तो मैं आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जब मैं नोट्स बना देती हूँ तो उसमें सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए कवर करने हैं और कौन से ऐसे हैं जो आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉन्ग में रिपीट होती हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं या फिर इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पार्ट की प्रिपरेशन वीडियोज़ हैं वो आपको पेपर से पहले पहले मिल सकें। तो स्टार्ट करेंगे। इसके जो पहले कुछ लेक्चर्स हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, फंडामेंटल्स के बारे में देख रहे होंगे, मतलब ये जो प्रोजेक्ट के बारे में हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स को हम कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का आपको वैसे भी डेली लाइफ के हिसाब से पता होगा कि चीज़ों को मैनेज करना, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमारा कोई भी स्पेसिफिक गोल है, हमारा कोई मकसद है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए एफिशिएंटली तौर पे उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, कंट्रोल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी कि चाहे आपकी डेली लाइफ का कोई भी काम है, आप चीज़ों को प्लान करते हैं, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने कामों को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट का काम है ना वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, बल्कि इसमें कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती हैं। वो कौन सी एक्टिविटीज हैं ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मैनेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में आपने बताना होता है पॉइंट्स की फॉर्म में कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्लान करेंगे कि आपको क्या काम करना है। जब आप प्लान कर लेंगे उसके बाद आप चीज़ों को अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद आप स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि काम के लिए सही लोगों को चूज करना, मतलब कि आपके काम के लिए जो लोग सूटेबल हैं उनको सिलेक्ट करना, हायर करना, इसको बोलते हैं स्टाफिंग। उसके बाद ये है कि जब आप उन्हें गाइडलाइंस देंगे ना कि काम करना किस तरह से, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करना, डायरेक्टिंग। उसके बाद उनके प्रोग्रेस को ट्रैक करना, चेकिंग करना, मॉनिटर करना, साथ साथ देखना कि काम किस तरह से हो रहा है, इसको बोलते हैं मॉनिटर करना। उसके बाद ये है कि काम में आने वाले कुछ डिले वगैरह होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ जाती हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना या उनको सॉल्व करना, इसको बोलते हैं कंट्रोल करना यानी कंट्रोलिंग। उसके बाद इनोवेटिंग का मतलब होता है कुछ नए आइडियाज़ वगैरह तलाश करना, कोई नए सॉल्यूशंस वगैरह बनाना, क्रिएटिव थिंकिंग को जब आप लेके चलेंगे तो उसको बोलते हैं इनोवेटिंग करना। और उसके बाद जो यूजर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। यानी कि कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जब भी आपने अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना हो, प्लान करना हो, या कोई भी मैनेजमेंट का काम करना है, तो उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जिनके थ्रू आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। और एक MCQs है जो काफ़ी बार रिपीट होता है कि मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है। तो आपने याद रखना है कि मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो प्लानिंग होता है। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे उसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? यानी कि प्रोजेक्ट को इस तरह से मैनेज करना कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम के अंदर अंदर, और जो बजट आपने पहले से डिसाइड कर लिया है उस बजट के साथ और जो क्वालिटी हमें चाहिए उसके साथ वो कंप्लीट हो सके। मतलब कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसको आप एक मैजिक भी बोल सकते हैं। यानी कि हमारे प्रोजेक्ट के चांसेस को मैक्सिमाइज कर देता है, चांसेस को बढ़ा देता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टाइम के अंदर, बजट के साथ और रिक्वायर्ड क्वालिटी के साथ साथ कंप्लीट हो जाए। यहाँ इसकी सिंपल डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, यानी कि अगर आपने MCQs के लिए प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिस तरह के नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हमें सही तरीके से सक्सेसफुली हासिल हो सकें।
उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब कि जब हमने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है, हासिल करनी होती हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। लाइक हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को हासिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितने प्रोसेसेस होते हैं या कितने फेजेस होते हैं या कितने स्टेप्स होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट को जब आप मैनेज करेंगे तो आप डायरेक्टली मैनेज नहीं करते बल्कि स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएट करना, उसके बाद प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और क्लोजिंग करते हैं। यहाँ आपने सिर्फ इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एज इट इज़ याद कर लेना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कितने हैं। इसको आप फेज भी पढ़ सकते हैं, स्टेप्स भी पढ़ सकते हैं, और आने वाले लेक्चर में इसको हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने पॉइंट्स की फॉर्म में से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया। जब हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं ना, तो हम उसके बेनिफिट्स की तरफ चले जाते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बेनिफिट्स को देखते हुए हम उसकी इंपॉर्टेंस को जज करते हैं। लाइक सिल्क रूट में जो हमने कंस्ट्रक्शंस वगैरह देखी थी, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही एक रोल था। गेम्स वगैरह हैं, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है, यानी कि इन तमाम कामों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काफ़ी उम्दा रोल परफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि आप इसे इंडस्ट्री के किसी भी मतलब के लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, ये एक एप्लीकेशन होती है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इस टॉपिक में से काफ़ी एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो जो आपके पास रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, मतलब कि पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। आपने याद कर लेना है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो कम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैनेजर्स की हेल्प करते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकें, स्केड्यूल कर सकें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक टूल है, ठीक है। ये वाला एमसीक्यूज काफ़ी बार आ चुका है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज ओनली अ डैश। तो ये सिर्फ एक टूल होता है, और जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें लीडरशिप भी होती है, टीम वर्क भी होता है, कम्युनिकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और कंट्रोल करना। यानी कि जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, बाद में पूछेंगे कि क्या ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर है कि नहीं, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है। इस तरह भी आ सकता है कि तीन ऑप्शंस आपको करेक्ट होंगे दिए, लेकिन फोर्थ वन रॉन्ग होगा और पूछेंगे कि क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए आपने एमसीक्यूज के लिए इन पॉइंट्स को सेम मैसेज प्रिपेयर करना है। उसके बाद मजीद इसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह के करियर्स वगैरह जो है ऑफर करती है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिस मेंबर है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने एमसीक्यूज़ के लिए देखनी है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव के लिए चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, उन्हें आपने एज अ क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे तीन डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी हैं, आप तीनों को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि एमसीक्यू में इसकी डेफिनेशन आती है तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट बेसिकली एक टेम्प्रोरी तौर पे एफर्ट होती है, एक एक्टिविटी होती है जो हमने किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट करनी है, और जब हमारा स्पेसिफिक गोल खत्म हो जाएगा, हमें हमारा मकसद हासिल हो जाता है, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। यानी कि प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। जब भी हमने कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाना है, कोई सर्विस बनानी है, कोई रिजल्ट लेना है, या कोई भी हमारा काम है, कोई स्पेसिफिक गोल है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो हम एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होता है तो प्रोजेक्ट यानी कि एक्टिविटी जो है ये खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं, मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनाना, कोई सर्विस बनानी है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो पहले से ढांचा होता है, जो स्टाफिंग है, उसमें कोई चेंज वगैरह करना है, कोई नई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करनी है, डिज़ाइन करना है, या कुछ भी करना है। यानी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। उसके लिए हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसको प्रोजेक्ट बोला जाता है। और एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट सिर्फ आपने एमसीक्यूज के लिए सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लेने हैं, क्योंकि आपको ऑप्शंस में गिवन होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकते हैं, और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि तीन ऑप्शन सही होते हैं, फोर्थ वन गलत होता है, आपने बताना होता है कि कौन सी एग्जाम्पल इसकी नहीं है। तो इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को एक बार लास्ट में पढ़ लेना है आपने। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी और कौन कौन से हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एक टेम्प्रोरी एफर्ट होती है, मतलब इसका एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है कि इसने कब स्टार्ट होना है और इसने कब एंड होना है। और इसके बाद बताते हैं कि यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जब कंप्लीट हो जाता है तो प्रोजेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। और जो प्रोजेक्ट है ना, मतलब हमारा जो काम है
वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि वो हफ्ते तक चले, हो सकता है कि वो मतलब काफ़ी सालों तक चले। तो जब तक हमें हमारे गोल्स अचीव नहीं होते, हमारा काम, हमारा ऑब्जेक्टिव हमें नहीं मिलता, तब तक प्रोजेक्ट जो है वो चलता जाएगा। उसके बाद ये है कि यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, सर्विस होती है, रिजल्ट होती हैं। यानी कि प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है कि हम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, सर्विस भी बना सकते हैं और एक रिजल्ट भी, यानी कि न्यू नॉलेज भी हमें मिल सकता है। और तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू के लिए, वो ये है कि अगर आपकी जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें रिपीट हो रही हैं, फिर भी जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है ना वो हमेशा ही यूनिक रहेगा। तो ये लाइन जो है ना ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने ब्लू में लाइंस लिखी है ना, ये आपके रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड की हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो साथ साथ कवर हो जाएं। उसके बाद ये है कि जो प्रोजेक्ट में साइज एंड कम्प्लेक्सिटी होती है ना वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो वो टास्क पे, मकसद पे, स्कोप पे, यानी कि हमारा क्या टास्क है, हमारा मकसद क्या है, हमारा स्कोप क्या है, इन चीज़ों पे प्रोजेक्ट के साइज और कम्प्लेक्सिटी का डिपेंड होना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये भी होती हैं कि लिमिटेड टाइम स्केल होता है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि क्लियरली डेडलाइंस होती हैं कि प्रोजेक्ट यानी कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। तो इन चीज़ों को बोलते हैं कि लिमिटेड टाइम स्केल, यानी कि उसका एक लिमिटेड टाइम होगा, ऐसा नहीं है कि वो चलता ही जाएगा। उसके बाद है प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन का मतलब होता है कि कुछ मजीद डिटेल ऐड करता है, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स तो पहले से ही हमारे पास होती हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह कर लें, कुछ ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर लें, तो उसके बोलते हैं प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रोजेक्ट का जो स्कोप है ना वो हमेशा ही कंट्रोल रहना चाहिए, चाहे आप प्रोजेक्ट की डिटेल में कुछ मजीद डिटेल्स भी ऐड कर दें, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट का स्कोप है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कंट्रोल ही रहना चाहिए। ये लाइन आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करनी है। और इस चैप्टर में हमने जो भी चीज़ें देखी, मैंने आपको बोला कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखी हैं। कि जो मैनेजमेंट है इसमें हमारे पास 8 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं वो 8 थी। इसके बाद ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे, विद इन द बजट एंड हमारी जो क्वालिटी जिसकी हमें ज़रूरत है उसके साथ साथ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमने पीएम प्रोसेस के बारे में देखा था, यानी कि इनिशिएट किया जाता है, प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और क्लोज कर दिया जाता है। और प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि वो टेम्प्रोरी तौर पे कोई एफर्ट होती है जो कि बिल्कुल यूनिक होती है, यानी कि हम यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं या नया नॉलेज हासिल करते हैं, कोई रिजल्ट हमें मिलते हैं इसकी सूरत में। और इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखी हैं कि वो टेम्प्रोरी होता है, यूनिक होता है, टास्क एंड पर्पस वगैरह होता है, लिमिटेड टाइम स्किल्स होते हैं। और इसके अलावा हमने प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन के बारे में देखा कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है अगर उसमें हम कुछ डिटेल्स वगैरह ऐड कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं जो यहाँ पे आपने रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मजीद हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स की चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गोल्स क्या होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ठीक है। मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विद इन द टाइम और हमने जो बजट वगैरह फिक्स कर लिया उसके हिसाब से कंप्लीट हो सके। और इसमें जो भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, मतलब वो चाहे वो टाइम है, मनी है, पीपल है, स्पेस है, इन तमाम को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गोल क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट के गोल्स हैं ना वो सक्सेसफुली हम हासिल कर सकें, प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए और जो बजट हमने फिक्स किया है उसी के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हें हम एफिशिएंटली तौर पे यूज़ कर सकें, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकें, स्केड्यूल कर सकें और प्रोजेक्ट का जो भी काम चल रहा है, जो प्रोग्रेस चल रहा है उसको मॉनिटर कर सकें और प्रोजेक्ट के रिस्क को मैनेज कर सकें, यानी कि प्रोजेक्ट में जो भी रिस्क वगैरह आने हैं उनको भी मैनेज करना इसका गोल होता है। तो ये कुछ नंबर ऑफ गोल्स होते हैं जो अक्सर शॉर्ट में पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्पस क्या है या फिर गोल्स क्या हैं, तो ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने होते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है कि मैनेजर्स की हेल्प करता है कि वो प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इनके नाम मिलते जुलते हैं लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट हैं। तो जो भी मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मतलब डेफिनेशंस की फॉर्म में, उन्हें आप बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टॉपिक्स के जो नाम है वो आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है ना वो मैनेजर्स के लिए होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को मोर एफिशिएंटली तौर पे प्लान कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, मॉनिटर और कंट्रोल कर सके। इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि प्रोजेक्ट को स्केड्यूल किया जाता है, रिपोर्ट्स वगैरह प्रोग्रेस देखी जाती हैं,
यानी कि जो भी प्रोग्रेस होता है ना प्रोजेक्ट का, जो भी काम होता है, इनके बारे में रिपोर्ट्स वगैरह रेडी की जाती हैं, स्टेटस को अपडेट किया जाता है, डिपेंडेंसी को ट्रैक किया जाता है, स्केड्यूल वगैरह अलर्ट किए जाते हैं। मतलब अगर तो कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो उसके अलर्ट्स भी मिलने चाहिए, वेब बेस्ड एक्सेस होती है और रिसोर्स वगैरह शेयर किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, 4 प्रोजेक्ट डिमेंशंस कौन सी होती हैं। काफ़ी बार ये रिपीट भी हो चुका है, इसको आप 4 प्रोजेक्ट डिमेंशन भी बोल सकते हैं और 4 पीस भी बोल सकते हैं। पीस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 चीज़ें होती हैं और चारों पी से स्टार्ट हो रही होती है, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। और इनका जो सीक्वेंस है ना, ये बिल्कुल इसी तरह आपने याद कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आता है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और चारों में ये चारों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सही सीक्वेंस में होती हैं ना, वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होता है कि सबसे पहले पीपल होते हैं, फिर प्रोडक्ट है, फिर प्रोसेस और फिर प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे इनकी डिटेल्स भी बताई गई है। पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जाहिर है कि लोग होंगे तो काम होगा ना, जब लोग ही नहीं है तो फिर काम कौन करेगा। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई गई हैं कि इफेक्टिव टीम्स को बिल्ड करते हैं, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्किल्स वगैरह बिल्ड करना, यानी कि इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई गई हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लीडर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि लोग जो है ना वो टूल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है लोग होंगे तो वो टूल यूज़ करेंगे ना, अगर लोग ही नहीं है तो फिर टूल का क्या फ़ायदा। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के प्लेयर्स कितने हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कितने प्लेयर्स हैं और कौन कौन से हैं। तो इसमें 5 प्लेयर्स होते हैं। ये लाइन आपने एमसीक्यू के लिए भी प्रिपेयर करनी है कि कितने प्लेयर्स होते हैं। 5 प्लेयर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं कि इसमें सीनियर मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कस्टमर्स एंड स्टैक होल्डर्स होते हैं और एंड यूजर्स होते हैं। इनकी डिटेल्स आपने नहीं करनी, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के प्लेयर्स कितने हैं और कौन कौन से इनके क्या नाम हैं। उसके बाद टीम लीडर्स क्या होते हैं। जो टीम लीडर होता है ना, मतलब कि लीड करने वाला, जिसने टीम को ऑर्गेनाइज करना है, लीड करना है, मोटिवेट करना है कि वो अपने गोल्स वगैरह को सही तरीके से अचीव कर सकें, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, ये सारे काम जो है वो टीम लीडर के होते हैं। तो सिंपली कॉन्सेप्ट याद रख लें कि टीम लीडर मतलब कि लीड करने वाला, जिसने लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि वो अपने गोल्स वगैरह को इफेक्टिवली तौर पर हासिल कर सकें। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म आपके पास यूज हो रही है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए इसकी एब्रीविएशन याद करनी है। पीएमसीएमएम की फुल फॉर्म क्या है? पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि वो लोगों को मैनेज कर सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक रोड मैप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार कि किस तरह से हमारा जो काम है वो स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम, यानी कि स्टार्ट से लेके फिनिश होने तक जो भी काम है, जो रोड मैप है, जो स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार है, वो सारे का सारा जो है प्रोसेस कहलाता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोसेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में आता है कि सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे। तो अगर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट है तो जाहिर है कि उनका प्रोसेस भी डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक ही तरीकाकार होगा। उसके बाद ये है कि प्रोसेस जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस नेचर का है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से प्रोसेस वगैरह डिफाइन किए जाते हैं। और ये एक हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा ये है कि ये क्या करता है कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, इसके लिए भी हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो एमसीक्यूज के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क है ये आपने देखना है। जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये क्या करती हैं कि ये साइज़ के हिसाब से होती हैं, मतलब कि हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में साइज़ के हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रोजेक्ट के साथ साथ चलती हैं, मतलब कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है और मेजरमेंट है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर आपसे ऑप्शंस की फॉर्म में पूछा जाए कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, तो ये तीनों जो है ना, इन्हें आपने सेम एस्ट्रीज पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखना है। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी है, फुल फॉर्म भी है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और इसके अलावा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और मेजरमेंट की 3 एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रोजेक्ट के साथ साथ चलती हैं और ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद यही मतलब कि इसमें एमसीक्यूज वगैरह जो भी हमने कवर किए हैं, गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या थे, रिसोर्सेज यानी कि आपके प्रोजेक्ट में जो चीज़ें भी यूज़ होती हैं, लाइक वो टाइम है, पैसा है, लोग हैं, स्पेस है, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, इवन के कुछ भी है जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। 4 पीस कौन कौन से हैं, 5 प्लेयर्स कौन कौन से हैं, टीम लीडर क्या करता है, टीम को ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेट करता है, लीड करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा पीएमसीएमएम का काम क्या होता है, पीपल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है कि एक रोड मैप होता है। और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करनी है।
इसके बाद लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मजीद हम इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स को ही अभी देखेंगे। उसमें हमारे पास प्रोडक्ट डिमेंशंस हैं, यानी कि प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, यानी कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सक्सेस होती है, कामयाबी होती है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करती है। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सक्सेस है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो, तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वो प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है और टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है जो आप उसको डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि वो किस काबिल होना चाहिए, उससे क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखी हैं कि उसे प्रोडक्ट का साइज़, उसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह, डेवलपमेंट के टूल्स वगैरह, कस्टमर डिलीवरी वैल्यू। कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो कस्टमर की तरफ से हमें मिलती है, इन तमाम चीज़ों का नॉलेज उसे होना चाहिए। मतलब कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर इस काबिल होना चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद यहाँ पे 80-20 रूल के बारे में बताया गया है। 80-20 रूल का मकसद बेसिकली ये है कि अगर आपके पास 20% काजेज है ना, तो वो 80% रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक अगर आप 20% कोशिश करें तो आप 80% रिजल्ट ले सकते हैं। और इसी के अगर हम नेगेटिव पार्ट को देखें, तो अगर 20% आपके प्रोजेक्ट में कोई मसला है लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो 80% डैमेज का बायस बन सके। तो ये जो रूल है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब करवाया, ये चीज़ें जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए कवर करनी है। मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि इसके बारे में एमसीक्यूज रिपीट होते हैं और आप एक बार इन्हें पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं कि अगर आप 80% ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी अगर 20% ऐसे काम पे स्पेंड कर देते हैं जो आपको बेटर रिजल्ट देता है, तो वो एक अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट के साइज के बारे में बताया गया है कि प्रोडक्ट का साइज जो होता है ना, वो प्रोजेक्ट की एफर्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जाहिर है कि अगर ज़्यादा साइज होगा तो उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी, ज़्यादा फीचर्स होंगे, और इसके अलावा डेवलपमेंट में टाइम भी काफ़ी लग जाएगा और प्रोजेक्ट के जो एफर्ट्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपके प्रोडक्ट का साइज़ ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का साइज़ अगर आप उसे रिड्यूस कर लेते हैं, तो आप 60% अपनी एफर्ट को सेव कर सकते हैं। तो ये लाइन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रोडक्ट के साइज़ को कम करें, रिड्यूस करें, तो आप कितनी एफर्ट्स को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो 60% आपके एफर्ट्स जो है वो बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे, अगर आप प्रोडक्ट के साइज़ को साइनिफिकेंटली तौर पर रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स वगैरह। ठीक है, प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में जो फीचर्स हैं, जो कम्प्लेक्सिटीज हैं, वो किस तरह की हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के लिए ये है कि जो बेटर प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या करती हैं कि प्लानिंग और मैनेजमेंट को ईजियर बना देती हैं। ये लाइन भी एमसीक्यूज में रिपीट हुई है कि वो प्लानिंग को और मैनेजमेंट को ईजियर कर देती हैं, डिफिकल्ट कर देती हैं, टफ कर देती हैं, या फिर क्या करती हैं, तो ये ईजियर कर देती हैं अगर आप प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटर बना के चलेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट टूल, यानी कि जब आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी डेवलपमेंट में जो टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं उसको डेवलपमेंट टूल बोला जाता है। और ये इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अगर आप टूल्स को सही तरह से एफिशिएंटली तौर पे मैनेज करके चलेंगे तो फास्टर डेवलपमेंट हो सकती है, क्वालिटी बेटर हो सकती है, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट को आप इजी बना सकते हैं, फर्स्ट आपकी रिड्यूस हो सकती है और प्रोडक्टिविटी को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू। कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि हमें कस्टमर की तरफ से रिसीव होती हैं। यानी कि जब हम कस्टमर बताता है ना कि मुझे ये वाली वैल्यूज़ वगैरह चाहिए, जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उसको कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यूज़ बोला जाता है। और इसमें किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू हो सकती है, सर्विसेज की वैल्यू हो सकती है, पर्सनल या फिर इमेज की वैल्यू हो सकती है, और इसमें कॉस्ट वगैरह भी इंक्लूड होती है। तो इसका फार्मूला जो है ना, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि इसका फार्मूला क्या है। तो कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू का फार्मूला इस तरह से होता है कि जो टोटल वैल्यू होती है ना, उसमें से टोटल कॉस्ट को आप माइनस करके इसकी जो वैल्यू है उसे आप निकाल सकते हैं, यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट फेजेस, यानी कि प्रोजेक्ट फेजेस का मतलब क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए हर प्रोजेक्ट को कुछ डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। उन फेजेस को आप प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, इसमें एक सीक्वेंस होता है, मतलब वो स्टार्ट होता है, उसका एक मिडिल पॉइंट होता है, उसका एक एंड पॉइंट होता है। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो उसका ये वाला सीक्वेंस होता है कि वो एक स्टार्ट होता है, उसका मिडिल पॉइंट होता है, उसका एंड पॉइंट होता है। और इस सीक्वेंस को आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि SDL से भी बोलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि 5 प्रोजेक्ट फेजेस कौन कौन से हैं। तो आपके पास जो 5 फेजेस होते हैं ना, उसमें सबसे पहले है इनिशिएट करना। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि प्रोजेक्ट के कुछ फेजेस होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इसे शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें, लेकिन अगले लेक्चर्स में हम इन्हें डिटेल में देख रहे होंगे।
तो यहाँ इनकी डिटेल्स अवेलेबल है। इनिशिएट का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज, मतलब कि सबसे पहले आप इनिशिएट करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, और प्रोजेक्ट टीम को बिल्ड करना, स्कोप वगैरह को डिफाइन करना, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेशंस वगैरह हैं, इन्हें सेट कर लेना कि हमें इस प्रोजेक्ट से क्या मिलने वाला है। इन तमाम चीज़ों को जब आप डिफाइन करेंगे, उसको बोलते हैं इनिशिएट करना, यानी कि स्टार्ट करना। और इस फेज का पर्पस बेसिकली ये होता है कि हमने क्या करना है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत है। उसके बाद प्लान करना, ठीक है, यानी कि जब आप प्लान करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्ट स्कोप को रिफाइन करेंगे, टास्क वगैरह को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि काम करना क्या है, प्रोजेक्ट का स्केड्यूल क्या होगा, बजट क्या होगा, यानी कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, हमारे पास बजट कितना, कॉस्ट कितनी है। तो इसका पर्पस ये होता है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, हाउ। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग, यानी कि जब आपने इनिशिएट कर लिया, प्लानिंग कर लिया, जब आप उस पर काम स्टार्ट कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन का काम स्टार्ट करेंगे, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, यानी कि एग्जीक्यूटिंग का काम आपने स्टार्ट कर देना, यानी कि अपने प्रोजेक्ट प्लान को रियलिटी में आप टर्न कर देंगे। उसके बाद चीज़ों को साथ साथ में मॉनिटर करना, यानी कि ट्रैक करना कि हमारा काम किस तरह से जा रहा है, उसके स्केड्यूल वगैरह को अपडेट करना अगर तो ज़रूरत है, और उसके गोल्स वगैरह को एडजस्ट करना, यानी कि जब हमें ज़रूरत पड़ रही है उसके गोल्स वगैरह को एडजस्ट करना, इसको बोलते हैं कंट्रोल करना, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को साथ साथ आपने कंट्रोल भी करना है। उसके बाद ये है कि जब आप सारा काम कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट पे आपने इसको क्लोज भी करना होता है, जिसको हम क्लोजिंग बोलते हैं, यानी कि ऑफिशियली तौर पे हमारा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो जाता है उसको क्लोजिंग बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारे पास जो अभी हमने फेजेस देखे हैं, इसमें जो मिडल 3 फेजेस है ना, वो नॉट सिक्वेंशियल है, मतलब कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और कंट्रोलिंग ये इंपॉर्टेंट है, और इन्हें हम कभी भी, यानी कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिधर भी ज़रूरत होगी, हम इन्हें अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्ट फेजेज की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताई गई हैं, यानी कि डिलीवरेबल्स होते हैं। हर प्रोजेक्ट फेजेज में क्या होता है कि कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं, वो एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। डिलीवरेबल जो है वो एक टेंजिबल एंड वेरीफाइएबल वर्क प्रोडक्ट होता है, मतलब कि फिजिबिलिटी स्टडी हो सकती है, हमारे प्रोजेक्ट का डिटेल डिज़ाइन हो सकता है, या वर्किंग प्रोटोटाइप हो सकता है, सबको हम डिलीवरेबल बोलते हैं, ठीक है। डिलीवरेबल मतलब कि टास्क की फॉर्म में काम को डिवाइड कर देना। उसके बाद यहाँ पे फेज एंड रिव्यू होता है, मतलब जब हमारा पास एक फेज जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद में हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। जो हमारे डिलीवरेबल्स कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें रिव्यू किया जाता है, और ये देखा जाता है कि क्या हम नेक्स्ट फेज पे वर्किंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कोई एरर्स वगैरह आते हैं उन्हें डिटेक्ट करना, उन्हें करेक्ट करना, यानी कि शुरू वाले स्टेजेस में ये जब सब काम करेंगे तो उसको बोलते हैं फेज एंड रिव्यू, और इनको हम फेज एग्जिट, स्टेज गेट और किल पॉइंट पे बोल सकते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। उसके बाद मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमारे जो डिलीवरेबल्स होते हैं, यानी कि हर फेज में प्री डिफाइंड डिलीवरेबल्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हर डिलीवरेबल का कोई ना कोई नाम होता है, मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइन है, बिल्ड है, टेस्ट करना, स्टार्टअप करना, टर्न ओवर कर देना, मतलब जितने भी फेजेस होते हैं, यानी कि जो स्टेप्स होते हैं उनको हम डिलीवरेबल बोल सकते हैं, और हर डिलीवरेबल का कोई नाम होता है, जिस तरह की ये है ना, ये सारे डिलीवरेबल्स हैं। उसके बाद पीएलसी यानी कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है ना वो किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था ना, कि हम स्टार्ट भी देखते थे, एंड भी देखते थे, मिडिल भी देखते थे, बिल्कुल इसी तरह जो पीएलसी है ये क्या करता है कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी उसकी बिगिनिंग को और उसके एंडिंग को डिफाइन करता है कि कब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और कब ये फिनिश होगा। इसके बाद इसके प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के पर्पस वगैरह बताए गए हैं, कि मतलब हमें पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस को आपस में लिंक कर देता है, और ये इस बात को इंश्योर करता है कि हमारा जो वर्क है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट हो जाए। तो इसके कुछ पर्पस वगैरह हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फेज सीक्वेंस बताया गया है, मतलब कि जाहिर है कि हमारा एक फेज जो है वो कंप्लीट होगा तो बाद में हम अगले फेज पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि हमारा एक फेज कंप्लीट होता है, यानी कि हमारा एक फेज जो है ना वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद हम अगले फेज में जाते हैं, जिस तरह के रिक्वायरमेंट्स पहले बनाते हैं, बाद में डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मतलब कि नॉर्मली तो इस तरह ही होता है कि हमारा जो फेज है, एक फेज कंप्लीट करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, फिर अगले फेज पे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि हमें मतलब लग रहा है कि हमारा जो फेज हमने कंप्लीट किया उसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि जिसके लिए हमें अप्रूवल का वेट करना पड़े, और हम अप्रूवल का वेट किए बगैर अगली फेज में चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैकिंग, ताकि हमारा टाइम बच सके, प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो सके। लेकिन याद रखें कि जो फास्ट ट्रैकिंग है ना, इसमें मतलब आप स्पीड को तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन रिस्क जो है ना वो इसमें इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हमने जो अप्रूवल का वेट नहीं किया, हमारे उस फेज में कोई एरर वगैरह आ जाए, बाद में फिक्स करने पड़े, तो हमारा ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाए।
उसके बाद ये है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले कॉस्ट एंड स्टाफिंग, मतलब कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इनका लेवल क्या होता है। ठीक है, ये लेवल जो है ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि जो कॉस्ट एंड स्टाफिंग का लेवल स्टार्टिंग पे किस तरह का होता है, बाद में किस तरह का होता है, मिडिल पॉइंट पे किस तरह का होता है। तो जो कॉस्ट एंड स्टाफिंग है ना स्टार्टिंग पे लो होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं ना ये हाई हो जाती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में बताया गया कि स्टार्टिंग में काफ़ी हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे हम काम स्टार्ट करते हैं तो ये लो होती जाती है और बाद में रिस्क जो है वो डिक्रीज हो सकता है। उसके बाद स्टैक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करना, मतलब स्टैक होल्डर्स का हिसाब कुछ इस तरह से होता है कि मतलब स्टार्टिंग पर तो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब काफ़ी उनमें एबिलिटीज़ वगैरह होती हैं काम करने की, लेकिन जैसे जैसे काम स्टार्ट होता है तो उनके जो इन्फ्लुएंस करने की, मतलब कि इन्फ्लुएंस होने की एबिलिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि उनका इंटरेस्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इसमें हम प्रोजेक्ट को कवर करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट की कंप्लीट लाइफ इसमें कवर हो रही होती है। हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा कब कंप्लीट होगा, लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम प्रोडक्ट की कंप्लीट लाइफ को देख रहे होंगे। एक प्रोजेक्ट जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस एंड एक्टिविटीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस और एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। इसको आप फेजेस भी पढ़ सकते हैं, उसको आप एक्टिविटीज भी पढ़ सकते हैं, यानी कि डिटेल्स आपके हैंडआउट्स में गिवन है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ फेजेस जो है ये शॉर्ट में कभी कभार आ जाते हैं, मतलब कि जो पास पेपर्स है उसमें किसी किसी क्वेश्चन में रिपीट हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के जो फेजेस होते हैं एक्टिविटीज हैं उसमें कंसेप्ट फेज होता है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट वगैरह प्रोजेक्ट के बारे में हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करते हैं और ऑपरेशन हो जाता है, मतलब कि ऑपरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कितने फेजेस होते हैं और कितनी एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि वही बातें दोबारा से रिपीट हो चुकी हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, मतलब कि ये देखना कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है। उसमें तीन चीज़ें होती हैं, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, यानी कि तीन चीज़ों में हमारा ये काम कंप्लीट होता है। उसके बाद इसमें कोड एंड फिक्स मॉडल होता है। कोड एंड फिक्स मॉडल का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं इसमें कि डेवलपर जो है ना वो कोड लिखता है और बाद में वो क्या करता है, यानी कि उसके जो कंसेप्ट वगैरह है वो मेंटेन होते हैं, उसके बाद वो उन बारे में कोड लिखता है। कोड को लिखने के बाद वो फिक्स करता है, अगर उसमें कोई एरर वगैरह आ जाते हैं तो वो दोबारा यहाँ कोड लिखेगा और तब तक कोड लिख के फिक्स करेगा जब तक कि वो टेस्ट करने के काबिल ना हो जाए। इसको हम बोलते हैं कोड एंड फिक्स मेथड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल, ये तमाम चीज़ें आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में पहले भी पढ़ी होंगी, लाइक CS611 में भी ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं और CS6504 एंड CS605 में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि एक सिक्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है। सिक्वेंशनल मॉडल का मतलब होता है कि एक फेज़ के बाद हम दूसरा फेज़ स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले कंसेप्शन है, बाद में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, टॉप लेवल डिज़ाइन किया जाता है। टॉप लेवल डिज़ाइन का मतलब होता है प्रोटोटाइप बनाना, मतलब डेमो वर्जन बना लेना। अगर वो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद डिटेल डिज़ाइन बनाया जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, इंटीग्रेशन की जाती है, टेस्ट करके मेंटेन कर लिया जाता है। तो ये आपके पास स्टेप्स होते हैं सॉफ्टवेयर में, यानी कि जो वाटरफॉल मॉडल होता है ना उसके फेजेस कितने होते हैं वो आपने याद रखने, शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। और हर फेज यानी कि कंप्लीट होगा उसके बाद आप अगले फेज पे मूव करते हैं। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह बताई गई हैं कि जो वाटरफॉल मॉडल है वो सिंपल है, सिस्टमैटिक है, वेल प्लान्ड अप्रोच है, यानी इसे आप तब यूज़ करें जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वाटरफॉल मॉडल को कब यूज़ करना चाहिए, तब यूज़ करना चाहिए अगर आपके रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, मतलब एक फेज़ के बाद आप दूसरा फेज़ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि एक डेमो वर्जन बनाना। प्रोटोटाइप बेसिकली कंप्लीट सिस्टम बनाने को नहीं बोलते, इसका मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा काम कर लेना और इसे आप तभी यूज़ करते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, मतलब कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है कि उसने सिस्टम बनवाना तो है लेकिन किस तरह का बनवाना है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं, मतलब उसका एक डेमो वर्जन बना के उसको दिखा सकते हैं। वो देख के मतलब बता देगा कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं। बाद में वो उस काम को अगर अप्रूव कर देता है तो आप नेक्स्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, कस्टमर की नीड जो है वो डिफाइन करने में डिफिकल्टी आ रही है, मतलब कि वो मुश्किल है कि कस्टमर की नीड्स को समझा जाए, तो बाद में आप क्या करेंगे उसे प्रोटोटाइप बना के दिखा दें। अगर उसे पसंद आ रहा है तो ठीक है, अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे तो वो आपको बता देगा, फिर आप उस हिसाब से अगला काम करेंगे। उसके बाद स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है वो एक इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है और इसमें रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, मतलब कि इसमें स्टेप्स वाटरफॉल मॉडल जैसे होते हैं, यानी कि वाटरफॉल मॉडल में हमने जो भी काम किया है ना वही बिल्कुल स्टेप्स होते हैं, लेकिन स्पाइरल में होते हैं, मतलब कि इस तरह एक सर्कल की फॉर्म में होंगे और ये इटरेटिव होता है, मतलब कि चले जाने वाला है, यानी कि ये बार बार रिपीट होता है जब तक कि हमारा जो कंप्लीट सिस्टम है वो
कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि जब तक हमारा फाइनल सिस्टम कंप्लीट नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू रहेगा और बिल्कुल ये रिपीट होता रहेगा एक साइकिल की फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बताए गए हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में कि वो एक इटरेशन और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस का कंबाइन होता है, यानी कि आप इसको एक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। और जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं वो IEEE स्टैंडर्ड 1074 को फॉलो करते हैं। तो ये MCQs के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन में लिखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 4 है जिसमें मजीद इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं। इसमें हम कॉस्ट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोजेक्ट के बजट को मैनेज करके चलना, यानी कि क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो उसके पहले ही हमने उसके बजट को फाइनलाइज कर लिया होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी कॉस्ट के अंदर, इसी बजट के अंदर रह के कंप्लीट होना चाहिए। अगर तो आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से मैनेज करते हैं, इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि वो उसी बजट के अंदर कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको प्लान, एस्टिमेट, एलोकेट और कंट्रोल करना है। उसके बाद इसके प्रोसेसेस वगैरह बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले होता है रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाले रिसोर्स को प्लान करें। अब रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके प्रोजेक्ट में चाहे कुछ भी यूज हो रहा है ना, आपके प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए या आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी सिंगल एक्टिविटी के लिए आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, चाहे लोग हैं, इक्विपमेंट है, मटेरियल है, पैसा है, टाइम है, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, इवन कि कुछ भी है जो आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है उसको आप रिसोर्सेज बोलते हैं। सबसे पहले जब आपने कॉस्ट को मैनेज करना तो आपको रिसोर्स को मैनेज करना पड़ेगा ताकि रिसोर्सेज आपके बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आप कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, यानी कि अंदाजा लगाएंगे कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी, यानी कि जो कॉस्ट है वो रिक्वायर्ड होगी। जब आप एस्टिमेट कर लेंगे उसके बाद कॉस्ट बजट कर देंगे, मतलब कि एलोकेट कर देंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो इसी कॉस्ट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। बाद में कंट्रोल का काम स्टार्ट होता है कि जो आप फाइनलाइज कर चुके हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इसी बजट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, तो उसको आप कंट्रोल करें, मैनेज करें किसी तरह भी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसी बजट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो ये आपके पास कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जो आप कॉस्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। प्रोग्राम जो होता है ना, एक कोऑर्डिनेटेड पोर्टफोलियो होता है। प्रोजेक्ट का मतलब कि जो हमारे पास रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनका एक ग्रुप आप बोल सकते हैं जो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है ताकि उनके जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बेनिफिट्स हैं उन्हें वो हासिल कर सकें। लेकिन जो प्रोग्राम मैनेजमेंट इसका मतलब होता है कि जो मल्टीपल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज करना, यानी कि कुछ मल्टीपल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल चल रहे होते हैं, उनको मैनेज करने का जो प्रोसेस है प्रोग्राम मैनेजमेंट कहलाता है। टेबल की फॉर्म में इसका डिफरेंस भी देख लें क्योंकि अक्सर पेपर में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लिखना होता है, बिल्कुल ऐसे ही टेबल की फॉर्म में लिखना होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो सिंगल प्रोजेक्ट पे फोकस रखता है, इसके अलावा टेक्निकल डिलीवरी पे फोकस रखता है और इसमें एक ही स्पेसिफिक डिलीवरेबल होते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम है इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स वगैरह को कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद मेगा प्रोजेक्ट की डेफिनेशन जो है वो MCQ में आती है। तो मेगा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि चाहे आपके पास काफ़ी स्मॉलर प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन अगर आप उन्हें इस तरह से मैनेज कर लेते हैं कि वो एक ही लार्ज प्रोजेक्ट बन जाए तो इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। इसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी गिवन है, अगर एग्जांपल्स के थ्रू आपसे पूछा जाए कि मेगा प्रोजेक्ट है कि नहीं तो आप बता सकते हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट ही होता है जिसका सिर्फ एक ही फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे आपके पास काफ़ी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन अगर आप उन्हें कंटेन करके एक लार्ज प्रोजेक्ट की फॉर्म में बना लेते हैं कि ओवरऑल उसका एक ही ऑब्जेक्टिव बने तो उसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसके बाद ये है कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किस तरह से बनाया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट सक्सेस का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट को आप टाइम के साथ विद इन द बजट और अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड क्वालिटी या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्लीट कर सकें। अगर तो आप प्रोजेक्ट को इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका मतलब कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के फेल होने की वजूहत क्या हैं। तो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है अगर उसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मतलब कि जितने रिसोर्सेज हमें चाहिए उतने नहीं है, कम पड़ गए हैं रिसोर्सेज, फिर भी हमारा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। और टेक्निकल चैलेंजेस अगर आ जाते हैं तो फिर भी प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के फेल होने की वजह क्या है, 3 रीजंस बता दें या फिर अगर आपसे लॉन्ग में आएगा पूछेंगे तो फिर आपको चारों लिखनी पड़ती हैं, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 5 अप्रोचेज फॉर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आपने सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना है तो आपके पास 4 तरह की अप्रोच यूज होती हैं। वो कौन सी होती हैं, ये लॉन्ग में भी अक्सर आ जाता है, कभी शॉर्ट में आए तो सिर्फ आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना होता है कि स्टार्ट ऑन द राइट फुट। मतलब कि जब आप काम का आगाज करें ना तो आप स्टार्ट से तमाम चीज़ों को क्लियर करके चलें, यानी कि आपका जो स्कोप है, आपके जो भी प्रोडक्ट की डेफिनेशंस वगैरह वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम करना है और किस तरह से करना है।
उसको बोलते हैं स्टार्ट ऑन द राइट फुट, मतलब कि प्लानिंग करके चलना। इसका असल मकसद ये होता है कि प्लान करके चलें। जब आप प्लानिंग के बगैर चलेंगे तो काम जो है ना बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। उसके बाद है मेंटेन मोमेंटम। जिस तरह कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि शुरू में मतलब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनमें इन्फ्लुएंस की जो एबिलिटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका जो मोमेंटम है, उनका जो बैलेंस है वो कम हो जाता है। तो मेंटेन मोमेंटम का मतलब ये है कि आप जब काम स्टार्ट करें तो अपने बैलेंस को लास्ट तक बिल्कुल वैसे ही रखें। उसके बाद है कि प्रोग्रेस को साथ साथ ट्रैक करते जाए, मतलब जैसे आप काम कर रहे हैं साथ साथ मॉनिटर भी करें अपने काम को, प्रोडक्ट वगैरह को देखें, स्पेसिफिकेशन देखें, सोर्स कोड देखें, टेस्ट केसेस देखें, ताकि अगर कहीं पे भी कोई इशू आए तो आप उसे उसी टाइम पे मैनेज कर सके और फिक्स कर सके। उसके बाद ये है कि जो भी डिसीजंस आप बनाएं वो स्मार्ट होने चाहिए, मतलब सोल्यूशंस वगैरह सिंपल रखें, और आपके पास जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि अगर जितना पॉसिबल हो सके आपके पास जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स उन्हें आप यूज़ करने की कोशिश करें, और अननेसेसरी जो कस्टमाइजेशन वगैरह उनसे अवॉइड करें, और रिस्क वगैरह को आइडेंटिफाई करें, रिड्यूस करें, और कम्प्लेक्स टास्क पे आप ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, मतलब कि ताकि वो जो उनकी कम्प्लेक्सिटीज हैं वो कम की जा सके। और लास्ट में आपके पास होता है कि कंप्लीट पोस्टमार्टम करें, यानी कि जब आपके पास सारी की सारी काम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो पोस्टमार्टम का मतलब ये होता है कि तमाम चीज़ों को देखना कि आपने जो भी काम किया उनको रिव्यू करने को बोलते हैं पोस्टमार्टम एनालिसिस। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया है। प्रोजेक्ट मतलब कि क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं जो कि नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस में हैंडल नहीं की जाती। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कोई एक्टिविटी होती है, टेम्प्रोरी तौर पर की जाने वाली एफर्ट होती है जो हम किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ताकि वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स को अचीव कर सकें। तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोजेक्ट की कुछ रीजंस बताई गई हैं, यानी कि जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं ना तो उनकी रीजन क्या होती है, मतलब हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करें। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ रीजंस बताई गई हैं कि मार्केट की डिमांड पे कर सकते हैं, जिस तरह की जो ऑयल कंपनी है वो एक न्यू रिफाइनरी को बिल्ड कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि शॉर्टेज है, मतलब फ्यूल शॉर्टेज की वजह से वो बिल्ड कर रही है, यानी कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट की डिमांड पे कर सकते हैं, बिजनेस नीड पे कर सकते हैं, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस है इस वजह से कर सकते हैं, लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स की बेस पे कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बैरियर के बारे में बताया गया, मतलब कुछ नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को गलत रास्ते पे लेके जा सकती हैं, मतलब उसे रॉन्ग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बैरियर। और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बैरियर कितने हैं और कौन कौन से, ये शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है कि बैरियर्स के नाम बताने होते हैं तीनों ही। इसमें यह है कि पुअर कम्युनिकेशन है, मतलब अगर आप कम्युनिकेशन खुल के नहीं करते तो आपको आपके प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो क्लियरली तौर पर डिफाइन नहीं हो पाएगा। उसके बाद है डिसएग्रीमेंट, यानी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए हैं अगर आप वहां से डिसएग्री कर जाते हैं तो फिर भी ये बैरियर होता है, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो गलत रास्ते पे जा सकता है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल भी हो सकता है। इसके अलावा ये कि प्रोजेक्ट के गोल अगर पुअरली तौर पर डिफाइन है तो फिर भी इसमें इशू आ सकता है। उसके बाद ट्रेड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब कि इसमें तीन चीजें होती हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है ना उसमें आपके पास तीन तरह के फैक्टर्स होते हैं, टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप, और ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वालिटी है, यानी कि क्वालिटी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें भी यही चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं आपके पास ट्रेड ऑफ ट्रायंगल, क्वालिटी, ये आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना उसके पास कुछ डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मैनेज कर सके। वो स्किल्स कौन सी होती हैं, उसमें लीडरशिप करना यानी कि लीड करना, कम्युनिकेट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नेगोशिएट करना यानी कि मुज़ाकरात करना, तमाम चीज़ें यानी कि कुछ स्किल्स होती हैं जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए ताकि अपने प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ मैनेज कर सके। अब यहाँ पे मजीद इसके बारे में डिटेल भी बताई गई है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि लीड करना, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी, ऐसी सलाहियत जो आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि वो किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद लीडरशिप एंड मैनेज के बारे में बताया गया। मैनेजिंग का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेज करना। लेकिन जब लीड करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे कि काम करना किस तरह से है, गाइड करेंगे, लोगों को अलाइन करें, उसको बोलते हैं लीड करना। उसके बाद कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन चेंज करना, मतलब दो लोग होते हैं, एक सेंटर होता है, एक रिसीवर होता है, जब वो कम्युनिकेशन करेंगे यानी कि इन्फॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करेंगे उसको बोलते हैं कम्युनिकेट करना। और कम्युनिकेट तब इफेक्टिव होती है, यानी कम्युनिकेशन सिर्फ तब इफेक्टिव होगी अगर तो सेंटर जो है अपना क्लियर मैसेज देगा, यानी कि सेंटर जो भी बात करना चाहता है वो क्लियरली तौर पे करे और जो रिसीवर है वो उसको सही तरह से अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन की कुछ डिमेंशंस होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो डिमेंशंस होती हैं कम्युनिकेशन की वो कितनी है, यानी कम्युनिकेशन किस तरह की हो सकती है, टाइप्स किस तरह की हो सकती हैं।
तो कम्युनिकेशन जो है वो रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, यानी कि कुछ टाइप्स, कुछ डायमेंशंस होती हैं कम्युनिकेशन की और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेगोशिएट करना यानी मुज़ाकरात करना, मतलब कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ गए हैं या एग्रीमेंट पे कोई बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, तो ये भी इसमें शामिल होते हैं। मुज़ाकरात किन चीज़ों पे हो सकते हैं, आप स्कोप के बारे में बात कर सकते हैं, कॉस्ट के बारे में कर सकते हैं, स्केड्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, असाइनमेंट्स यानी कि क्या क्या टास्क करने हैं, रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि इन चीज़ों के बारे में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, उसके कितने स्टेप्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, उसके बाद उसके काज को एनालाइज किया जाता है कि उसका रूट काज क्या है, यानी कि क्या वजह बनी, क्या काज बना कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनी है। उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये 3 स्टेप्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम कितनी तरह की होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, टेक्निकल, मैनेजरियल और इंटरपर्सनल हो सकती हैं। इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपने नहीं करनी, सिर्फ इनकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और अगर ये लॉन्ग में है तो सिर्फ आपने 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं कि प्रॉब्लम्स की टाइप्स कितनी है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि पॉसिबल सॉल्यूशंस वगैरह को फाइंड किया जाता है, यानी कि डिसीजन बनाने का मकसद क्या होता है कि डिसीजन बनाना, लेकिन किस तरह बनाएंगे, अगर पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, इस सब को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। उसके बाद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, मतलब कि उन्हें मोटिवेट किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अपने काम को सही तरीके से कंप्लीट कर सके। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर यानी कि उसका कंप्लीट ढांचा होता है, पावर, पॉलिटिक्स एंड रिलेशनशिप्स वगैरह शामिल होते हैं। उसके बाद है मेंटरिंग। ठीक है, मेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी को गाइड करना और अपनी टीम मेंबर को डेवलप करना। कि मेंटर जो होता है ना वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। ठीक है, मेंटर का काम क्या होता है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को गाइड करना है सही तरीके से, उन्हें एक मेंटरशिप में रखना। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल को प्लान करना है, कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करना है, क्रिएटिव थिंकिंग को मैनेज करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को मैनेज करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कुछ इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए जिन्हें टेक्निकल स्किल्स बोला जाता है। इसके बाद यहाँ से लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के 9 नॉलेज एरियाज, मतलब कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनके पास कितना नॉलेज होना चाहिए, उसमें कितने एरियाज वगैरह शामिल हैं। अगर तो देखें तो लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें काफ़ी डिटेल्स वगैरह हैं तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आपसे पूछ सकते, लेकिन ये है कि पॉइंट्स आपको सारे क्लियर होने चाहिए। इसमें काफ़ी एमसीक्यूज भी बन रहे हैं, तो शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के जो नॉलेज एरियाज हैं वो कितने हैं, तो 9 इंपॉर्टेंट नॉलेज एरियाज होते हैं। और इसमें सबसे पहले जो एरिया है वो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट होता है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना, यानी कि प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें आपस में जोड़ के रखना, कोऑर्डिनेट करना कि आपस में वो इंटीग्रेट हो, मतलब कि जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में मिलकर काम कर सके, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं, यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो किसके दरमियान में रिक्वायर्ड होती है, तो प्रोजेक्ट वर्क और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस के दरमियान में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, मतलब इंटीग्रेशन चाहिए होती है, और प्रोडक्ट स्कोप एंड प्रोजेक्ट स्कोप के दरमियान में इंटीग्रेट का काम करना होता है। और ये याद रखना है कि हर प्रोसेस जो है वो जनरली तौर पे हर फेज यानी कि प्रोजेक्ट फेज में लाजमी एटलीस्ट वंस, यानी कि एटलीस्ट वंस वो लाजमी अकर होता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद ईवीएम यानी कि अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, इसकी जो एब्रीवेशन है ये एमसीक्यू में आती है। ईवीएम स्टैंड फॉर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जो कि प्रोजेक्ट प्रोसेस को इंटीग्रेट करने और मेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, स्टार्ट से लेके कंप्लीशन तक ये तमाम चीज़ों को मैनेज करके चलती है। तो अर्न वैल्यू जो है ये बेसिकली एक अमाउंट होती है, यानी कि जब हम अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं ना, कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि उस पर कितनी अमाउंट आएगी, तो उसको बोलते हैं अर्नड वैल्यू। और अर्नड वैल्यू जो है इसको आप BCWP यानी कि बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड भी बोल सकते हैं, इसकी एब्रीवेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि इसमें 3 तरह के कर्व्स होते हैं, वो क्या क्या हैं, यानी कि इनके नाम आपने पॉइंट्स की फॉर्म में देखने होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, इसमें बजटेड कॉस्ट होती है, अर्नड वैल्यू होती है और एक्चुअल कॉस्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे जो काम है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, सिर्फ उसमें वही चीज़ें इंक्लूड हो जो कि रिक्वायर्ड हैं, यानी कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ना उन्हें बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें, उन्हें ख़त्म कर दें, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही तरह सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके।
उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, यानी कि हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो टाइम ड्यूरेशन सेट किया है कि हमारा प्रोजेक्ट इस स्केड्यूल के हिसाब से चलना चाहिए, उसको उसी हिसाब से कंप्लीट करने को बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। और उसमें कुछ प्रोसेस वगैरह होते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटीज देख लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिविटीज होने वाली हैं और यानी कि हमने क्या क्या काम करना है। तो उसके बाद उनको सिक्वेंस की फॉर्म में लेके आते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज को पहले करना है, कौन सी को बाद में करेंगे, और हर एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन होगा, मतलब कि हमने हर टास्क को, हर एक्टिविटी को कितना टाइम देना है। उसके बाद है कि स्केड्यूल डेवलपमेंट, यानी कि जब हम तीनों टास्क कर लेंगे, एक्टिविटी को डिफाइन कर लिया, सिक्वेंस की फॉर्म में लेके आ गए, उसका ड्यूरेशन वगैरह देख लिया, बाद में जब हम उसको परफॉर्म करेंगे उसको बोलते हैं स्केड्यूल डेवलपमेंट। और बाद में तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना, यानी कि मॉनिटर करना, स्केड्यूल कंट्रोल कहलाता है। उसके बाद चौथा जो एरिया है वो है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी हमने देखा था कि अपने प्रोजेक्ट को विद इन द बजट कंप्लीट करना, यानी कि प्रोजेक्ट को इस तरह से मैनेज करना कि हमारे वो पहले से बजट यानी कि जो फिक्स किया हुआ उसी के अंदर कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। और इसके जो प्रोसेसेस हैं वो भी हमने देखे थे कि रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है, कॉस्ट को एस्टिमेट, बजट और कंट्रोल किया जाता है। ये वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो मैंने इसलिए ऐड कर दी हैं कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। उसके बाद पांचवा जो एरिया है वो है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब कि ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब कि क्वालिटी की प्लानिंग करना, उसको अश्योर करना, कंट्रोल करना और इम्प्रूव करना, यानी कि क्वालिटी के बारे में जो भी मैनेजमेंट होती है वो प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के जिम्मे में आती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQ ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट का फोकस किस चीज़ पे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ों पे इसका फोकस होता है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी। उसके बाद प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मतलब कि इसमें जो भी लोग वगैरह शामिल होते हैं प्रोजेक्ट में उनका इफेक्टिव यूज जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, इसमें स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, पार्टनर्स भी हो सकते हैं और टीम मेंबर्स भी शामिल हो सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रोसेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होती है जिसमें प्रोजेक्ट का रोल देखा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है कि जो भी लोग शामिल हैं उनके क्या रोल्स होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनके रिलेशनशिप्स को रिपोर्ट करना ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में शामिल है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि अक्सर कभी ऐसा भी होता है कि पॉइंट्स गिवन होते हैं, आपने बताना होता है कि किस फेज का पार्ट है। उसके बाद स्टाफ एक्विजिशन। स्टाफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि स्टाफ हायर करना, मतलब काम के लिए जो लोग आपको चाहिए, सूटेबल लोग आप हायर करेंगे, उसको बोलते हैं स्टाफ एक्विजिशन, मतलब स्टाफ हायर करना। उसके बाद टीम की डेवलपमेंट वगैरह की जाती है। और यहाँ पे कुछ जनरल मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह हैं जो सिर्फ आपने MCQs के लिए देखनी है, क्योंकि ऑप्शंस वगैरह गिवन होते हैं, आपने बताना होता है कि क्या ये जनरल मैनेजमेंट स्किल है कि नहीं है, या फिर तीन ऑप्शन सही होते हैं, फोर्थ वन गलत होता है। आपने बताना होता है कि कौन सी स्किल जो है वो मैनेजमेंट स्किल का हिस्सा नहीं है। तो ये जो स्किल्स हैं ये सारी एक बार आपने MCQs के लिए देख लेनी है। उसके बाद सातवां जो एरिया है वो है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया जाए, कलेक्ट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, स्टोर किया जाए और शेयर किया जाए। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। मतलब इसका पर्पस ये होता है कि जो आप पीपल हैं आपके प्रोजेक्ट में, आइडिया से इन्फॉर्मेशन उनको आप कनेक्शन में लेके आ सके, उनका कनेक्शन बनवा सके। कनेक्शन किस तरह से बनेगा, जब आप कम्युनिकेट करवाएंगे। तो इसके कुछ मेन प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन प्लानिंग, मतलब आप रिमाइंड कर लें कि किसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब चाहिए, किस तरह से चाहिए। इन तमाम बातों को डिटरमाइन करना कम्युनिकेशन प्लानिंग कहलाता है कि पहले आप प्लान करेंगे, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, किस टाइम पे चाहिए होगी, वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियर का मतलब होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो यानी कि फॉर्मली तौर पे प्रोजेक्ट के कंप्लीट फेज को या प्रोजेक्ट को कलेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियर कहलाता है। उसके बाद आठवां जो इसका नॉलेज एरिया होता है वो है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट में आने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि उस रिस्क को हैंडल करना। तो ये तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में, यानी कि प्रोजेक्ट में आने वाले रिस्क को मैनेज करना। तो इसके दो पर्पस होते हैं कि जो पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देना और जो नेगेटिव होते हैं उनको रिड्यूस कर देना। इसके कुछ मेजर प्रोसेसेस होते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। सबसे पहले मतलब आप प्लान कर लें कि रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो हैं वो आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे। जिसमें आपके पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जो पॉसिबल रिस्क आपके प्रोजेक्ट में आ सकते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें। उसके बाद देखें कि किस रिस्क की क्या प्रायोरिटी है, मतलब कौन सा रिस्क जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, चीज़ों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद देखेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या है, यानी कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। उसके बाद आप रिस्पॉन्स करें, मतलब कि उन्हें रिड्यूस करें थ्रेट्स को, और इसको मॉनिटर करें, कंट्रोल करें, मतलब कि रेगुलरली के साथ आप मॉनिटर करें चीज़ों को। अगर तो कोई रिस्क वगैरह है उन्हें आइडेंटिफाई करें और उनकी इफेक्टिवनेस वगैरह को चेक करें, मतलब कि जो रिस्क प्लान्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस वगैरह को भी चेक करें। इसको बोलते हैं रिस्क मॉनिटरिंग और कंट्रोल, यानी कि आप पहले से ही कंट्रोल वगैरह करके चलें।
उसके बाद इसका लास्ट एरिया यानी कि नौवां जो नॉलेज एरिया है वो है प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर हमने किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सर्विसेज वगैरह लेनी है, मतलब कि हमारी रिसोर्सेज कम पड़ गए हैं और हमें बाहर से किसी कंपनी से किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्सेज लेने हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। इसमें भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले प्लान किया जाता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कि हमने क्या परचेज करना है, क्या खरीदना है और कब खरीदना है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और पॉसिबल सप्लायर्स देखने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पॉसिबल और कितने पॉसिबल सप्लायर्स हैं। उसके बाद सॉलिसिटेशन होती है, मतलब कि कोटेशंस वगैरह की जाती हैं, बिड्स वगैरह की जाती हैं, ऑफर प्रपोजल, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं और बाद में डिसाइड किया जाता है कि बेस्ट सेलर या सप्लायर कौन सा हो सकता है। बाद में फिर जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके साथ हम रिलेशनशिप्स को मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट, मतलब जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हम इसे क्लोज आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास 9 एरियाज होते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होने चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के 9 नॉलेज एरियाज हैं जो आप शॉर्ट के हवाले से भी प्रिपेयर करेंगे और लॉन्ग के हवाले से भी प्रिपेयर करेंगे और इनमें कितने प्रोसेस हैं ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है टीम लीडर एंड लीडरशिप। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप मेंबर्स को ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। इसमें आपके पास 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं और एक एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप के प्रोसेस में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उन्हें आपने सेम एज इट इज ही प्रिपेयर करना है और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड किए हैं नोट्स में। तो नोट्स में जिधर भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं ये बेसिकली वो एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। तो इन्हें यहाँ पे ऐड करने का मकसद बेसिकली ये है कि सब्जेक्टिव पार्ट के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं वो भी कवर हो जाएं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को रिवाइज कर लेना है कि लीडरशिप जो है ना इसका मकसद होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, मतलब आपने किसी को फोर्स नहीं करना बल्कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि वो खुद हार्ड वर्क करें। लीडर जो होता है वो टीम मेंबर्स को गाइड करता है, सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। लीडरशिप जो है वो एक 2 वे प्रोसेस होता है। 2 वे प्रोसेस का मतलब ये है कि लीडर ने तो फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करना है लेकिन फॉलोअर्स भी लीडर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लीडरशिप जो है वो 2 तरह की होती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। और एक अच्छा लीडर जो होता है वो लोगों को मोटिवेट करता है कि वो हार्ड वर्क करे, अपने प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपने रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद है टीम लीडर। ठीक है, टीम लीडर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम को लीड करना, गाइड करना, मैनेज करना। इसको बोलते हैं टीम लीडर। और यहाँ इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह भी मैंने लिस्ट डाउन की हैं कि प्रोजेक्ट टीम को लीड करना, टीम मेंबर्स को गाइड करना, सपोर्ट करना, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, इसके अलावा टीम को मोटिवेट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये जो पॉइंट्स की फॉर्म में चीज़ें होती हैं ना ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं और सब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको एमसीक्यूज में एक गलत ऑप्शन गिवन होता है, आपसे पूछा जाता है कि बताएं कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम लीडर की नहीं है। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स की फॉर्म में चीज़ें हैं ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी कवर करनी है और शॉर्ट के लिए भी कवर करनी है। उसके बाद लीडर्स एंड मैनेजर्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफनली तौर पे ये दोनों वर्ड्स हैं ना ये साथ में हम यूज़ करते हैं लेकिन इन दोनों का मतलब सेम नहीं है। इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। मतलब कि लीडर का काम होता है लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, गाइड करना। लेकिन मैनेजर का काम होता है मैनेज करना, मतलब कि प्लान करना वर्क को और वर्क को कंट्रोल करना, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, एक्टिविटीज को स्केड्यूल करना। यानी कि जो मैनेजमेंट का काम होता है वो मैनेजर का होगा। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है क्वार्टर के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि 4 मेजर वेज बताएं जिनके बुनियाद पे आप इनके दरमियान में फर्क कर सकते हैं। तो ये चारों आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने होते हैं। इन पॉइंट्स को सेम मैसेज प्रिपेयर कर लें। इनकी डिटेल्स आपने नहीं लिखनी होती, सिर्फ पॉइंट्स के फॉर्म में आपने बताना होता है कि कौन से 4 मेजर वेज हैं जिनके बुनियाद पे आप इनके दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इफेक्टिव लीडर्स के ट्रेड्स बताने होते हैं कि उनमें क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं, यानी कि उसकी क्या खूबी हो सकती है। तो इफेक्टिव लीडर जो होता है ना उसमें क्या है कि उसमें अचीवमेंट्स होती हैं, एम्बिशंस होती हैं, एनर्जी होती है, इनिशिएटिव होता है। मतलब वो वेट नहीं करता है कि कोई काम स्टार्ट करे बल्कि वो खुद काम स्टार्ट करने वाला होता है। इसके बाद लीडरशिप मोटिवेशन, मतलब उसके अंदर ये डिजायर होती है कि वो लोगों को मोटिवेट करे ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ऑनेस्ट होता है, ट्रूथफुल होता है, ट्रस्टवर्थी होता है, एथिकल वैल्यूज को फॉलो करने वाला होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन को गैदर करने वाला, सिचुएशन को एनालाइज करने वाला होता है और अच्छे डिसीजंस बनाने वाला होता है। इसके अलावा उसके पास बिजनेस का नॉलेज होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करता है, इंडस्ट्री को, बिजनेस प्रोसेस और प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने वाला होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पर्सन में ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं तो वो एक अच्छा और इफेक्टिव लीडर है, बल्कि लीडर जो होता है ना वो विजन को क्रिएट करता है और उस विजन को
सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी करता है। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सन में होंगी तो वो एक इफेक्टिव लीडर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे लीडरशिप मोटिवेशन के बारे में बताया गया है, ये यानी कि लीडरशिप मोटिवेशन की 2 टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि पर्सनलाइज्ड पावर का क्या मतलब है और सोशलाइज्ड पावर का क्या मतलब है। तो पर्सनलाइज्ड पावर में क्या होता है कि जो लीडर होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारी कोई पर्सनल अथॉरिटी हो, मतलब कि हमारा लोगों के ऊपर कंट्रोल हो, हमारा अपना कोई स्टेटस हो। लेकिन सोशलाइज्ड में क्या होता है कि लीडर चाहता है कि मैं लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलूं, मतलब लोगों के साथ मिलके काम करूं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो अगर हम देखें कि इन दोनों में से कौन सी पावर ज़्यादा बेस्ट है, तो सोशलाइज्ड पावर को बेटर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें लीडर जो है ना, वो ये नहीं चाहता है कि मैं लोगों को कंट्रोल करूं, बल्कि वो चाहता है कि मैं लोगों के साथ मिलके काम करूं ताकि जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप के बारे में बताया गया है कि जो लीडर है उसके पास अबव एवरेज इंटेलिजेंस होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिसीजंस वगैरह बनाने वाला होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे MOI मॉडल के बारे में बताया गया है, इसकी जो फुल एब्रीवेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। M स्टैंड फॉर मोटिवेशन, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड I स्टैंड फॉर इनोवेशन। ठीक है, ये जो वाइनबर्ग का MOI मॉडल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। और इसके अलावा इसकी जो एब्रीवेशन है ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि लोगों को इनकरेज करने की एबिलिटी, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वर्क ऑर्गेनाइज किया जाए, प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए और जो आइडियाज हैं उन्हें फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। इसके बाद आइडियाज मतलब कि इनोवेशन के आप क्रिएटिविटी को इनकरेज करें, मतलब जो आप नए आइडिया सोच रहे हैं, नए आइडियाज को जनरेट करें और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इम्प्रूव करें। तो ये वाली जो लाइन है ये सेम चीज आपने एमसीक्यूज के लिए कवर करनी है कि MOI स्टैंड फॉर मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडिया, मतलब कि ये तीनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना अगर शॉर्ट में है, लेकिन यहाँ पे मैंने इनके मजीद कुछ पॉइंट्स पे ऐड किए हैं और ये मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि कोई भी ऑप्शन आपको गिवन होता है, आपने बताना होता है कि ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। तो इसलिए ये चीजें आपने कवर करनी है। लेकिन जो आप सब्जेक्टिव के लिए अगर देखें तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने वाला होना चाहिए और टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को एनालाइज कर सके, सूटेबल सॉल्यूशंस वगैरह फाइंड कर सके और प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे वो सीख सके। उसके बाद मैनेजरियल आइडेंटिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक करने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब कि संभालने वाला और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली तौर पे लीड करने वाला होना चाहिए। उसके पास अचीवमेंट्स वगैरह होने चाहिए, इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए, टीम को बिल्ड करने वाला होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। उसके बाद है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। इसमें जो लोग शामिल होते हैं, टीम है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें इस तरीके से अरेंज करें कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली तौर पे सक्सेसफुली जो है वो कवर हो जाए। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइज करके चलना। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं एमसीक्यूज के लिए कि जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जरिए मैनेज किए जाते हैं, मतलब मुकम्मल एक ढांचा होता है जिसके जरिए लोगों को मैनेज किया जाता है और हर प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एमसीक्यूज के लिए आपने खुद कवर करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट के 4 कॉर्नरस्टोन्स कौन से होते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 4 कॉर्नरस्टोन्स आपने बताने होते हैं मैनेजमेंट के। इसमें ये है कि डेलीगेट करना, मतलब कि लोगों को वर्क असाइन करने के, लोगों ने क्या काम करना है। इसके बाद अथॉरिटी यानी कि मुकम्मल कंट्रोल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो भी ड्यूटी आप काम असाइन करते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं और उसको मॉनिटर करना, ट्रैक करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, इसको बोलते हैं सुपरविजन। तो ये आपके पास मैनेजमेंट के 4 कॉर्नरस्टोन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट टीम, यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें टीम में हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, उनके फंक्शंस जो हैं वो स्पेसिफिक किए जा सकें। और एक जूनियर प्रोग्रामर्स होते हैं उनको टेक्निकल टीम लीडर की जरूरत होती है और जो एक्सपर्ट टीम्स होती हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव टीम लीडर की जरूरत होती है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलकर काम करते हैं ताकि उनके कॉमन गोल्स अचीव हो सके, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी 3 तरह की होती हैं, स्मॉल होती हैं, लार्ज होती हैं, वेरी लार्ज होती हैं और ये चीजें फर्दर हम कवर कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए यूज करते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाती है, मतलब पता लग जाता है कि किसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रोजेक्ट टीम एफिशिएंट होती है और इसके अलावा प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन पुअर है तो उसमें कन्फ्यूजन वगैरह हो सकती है और जिसमें कन्फ्यूजन होंगी वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे इसकी टाइप्स वगैरह बताई गई हैं, यानी कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें आपके पास अप टू 5 डेवलपर्स होते हैं। इसके अलावा जो लार्ज होती है उसमें 20 स्टाफ मेंबर से ज्यादा हो सकते हैं और लार्ज में आपके पास 40 मेंबर तक स्टाफ हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपने एमसीक्यूज के लिए कवर करनी है।
उसके बाद ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट का साइज होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज अगर ज़्यादा होगा तो उसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो सकती हैं, डेवलपमेंट का टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स के फीचर वगैरह ज़्यादा होंगे। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें ज़्यादा एडिशनल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगी और सेपरेट इंटीग्रेशन टीम की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो हाई रिलायबिलिटी सिस्टम्स होते हैं लाइक मिलिट्री सिस्टम्स हैं, मेडिकल सिस्टम्स हैं या लाइफ सेविंग सिस्टम्स हैं, इनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, टेस्टिंग और हाई रिलायबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इस अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि लोगों को अरेंज करना, रोल्स, प्रोसेसेस और उनके रिलेशनशिप्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अरेंज करना। और यहाँ पे मजीद इसके बारे में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर, जिस तरह हमारे पास एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है ना, कि पेरेंट जो होते हैं वो मतलब उसके अंडर सारे चाइल्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो इसी तरह हमारी कंपनी का जो ओवरऑल सारे का सारा मेन स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। और मजीद यहाँ इनकी जो टाइप्स वगैरह हैं वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि दो कॉमन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होते हैं, मैट्रिक्स और पिरामिड स्ट्रक्चर। अब जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या होता है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट टीम्स को कंबाइन कर लिया जाता है, और इसकी भी मजीद दो टाइप्स होती हैं, वीक मैट्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। अब ये जितने भी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, ये शॉर्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिंगल डेफिनेशन की फॉर्म में इनकी टाइप्स वगैरह भी पूछी जाती हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो दो तरह के मैट्रिक्स होती है, वीक मैट्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होती है। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वगैरह बताए गए हैं, और ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें आपने एक बार खुद पढ़ लेना। एमसीक्यूज के लिए जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया, यानी कि जो पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसमें क्लियर हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम करना, यानी कि इसमें क्लियरली तौर पे हर एक को पता होता है कि मैंने किसको रिपोर्ट करना है, यानी कि मैंने क्या काम करना है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो इसमें क्लियरली तौर पे बता दी जाती है। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब फंक्शंस के हिसाब से काम होता है। जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें उन्हीं डिपार्टमेंट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिस तरह के एचआर डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, सेल्स का है, यानी कि जितने भी काम होंगे उन्हें डिपार्टमेंट्स की फॉर्म में जब आप स्पेशलाइज कर लेंगे, यानी कि उन्हें ग्रुप कर लेंगे, उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताई गई हैं कि इसमें आपके पास हर एम्प्लॉय के लिए एक मैनेजर होता है, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होगा, और डिपार्टमेंट्स जो है वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। और ये किस लिए सूटेबल होता है, अगर आपके पास स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही है, तो इसके लिए सूटेबल है। इसके अलावा अगर इसमें लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, लिमिटेड सर्विसेज, फिर भी ये सूटेबल है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उन्हें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट डिवीजन्स में आप डिवाइड कर देते हैं। तो ये डेफिनेशन की फॉर्म में आपने चीजें देखनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रक्चरल डिमेंशंस हैं वो कौन सी हैं और कंटेक्सुअल कौन सी हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ये चीजें गिवन होती हैं, वो पूछते हैं कि बताएंगे स्ट्रक्चरल डिमेंशंस हैं या कंटेक्सुअल हैं। तो ये आपने पॉइंट्स इस तरह से याद कर लेने कि आपको इनकी सही तरह से पहचान हो कि ये स्ट्रक्चरल है या फिर कंटेक्सुअल है। अगर तो स्ट्रक्चरल डिमेंशंस होंगे तो उसमें सेंट्रलाइजेशन होती है, फॉर्मलाइजेशन है, हायरार्की है, रूटिनाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग है। लेकिन अगर कंटेक्स्ट की बात करें तो उसमें कल्चर, इन्वायरमेंट, गोल, साइज एंड टेक्नोलॉजी शामिल होती हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, जिस तरह के नाम से जाहिर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, मतलब कि उनके रोल वगैरह असाइन कर देना कि कौन क्या काम करेगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, मतलब कि हमारे पास जो भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उन्हें अगर हम ग्राफिकल तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोला जाता है। मतलब कि ग्राफिकली तौर पे चार्ट के जरिए उन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। उसके बाद इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है। मतलब इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम क्या करता है कि कम्युनिकेशन को, टीम वर्क को, लीडरशिप को और एम्प्लॉयज की स्किल्स को इम्प्रूव कर देता है। और किस तरह से इम्प्रूव करता है, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू और कोचिंग के थ्रू। तो ये डेफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं एमसीक्यूज में। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो वो अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकती है, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड किया जा सकता है, लीडरशिप को डेवलप किया जा सकता है, मतलब लीडरशिप की जो स्किल्स होती है उन्हें आप डेवलप कर सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोजेक्ट सक्सेस को आप
इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि रिसोर्सेज को यूज़ करती है, सिस्टम को यूज़ करती है, प्रोसीजर को यूज़ करती है ताकि वर्क को क्विकली एंड प्रोडक्टिवली तौर पर कंप्लीट कर सके। उसके बाद यहाँ पे कुछ की ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट बताए गए हैं और ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिन्हें एक मैनेजर डायरेक्टली मतलब मैनेज करेगा। अगर तो लाइक एक मैनेजर है वो सुपरवाइज कर रहा है 10 एम्प्लॉयज को, तो मतलब कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो 10 है, मतलब जितने एम्प्लॉयज को वो मैनेज करेगा सुपरवाइज करेगा वही स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाते हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है, मतलब डिसीजन बनाना, रिसोर्सेज को यूज करना, प्रोजेक्ट गोल को अचीव करना और एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना। अथॉरिटी का मतलब ही बेसिकली पावर होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी काम वगैरह असाइन किए जाते हैं, जो रोल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोलते हैं। उसके बाद डेलीगेशन, मतलब लोगों को काम असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना और सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देना, ये डेलीगेशन कहलाता है। उसके बाद चेन ऑफ कमांड, ये ऑफिशियल रिपोर्टिंग हायरार्की होती है जो इस चीज को शो करवाने के लिए यूज की जाती है कि किसने किसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसके लिए आंसरेबल भी होंगे, यानी जो भी आप काम करेंगे आप उसके रिजल्ट के बारे में तमाम चीजें जो हैं वो आंसर कर सकें। लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो भी आपके पास ऑफिशियल अथॉरिटी होती है। लाइन अथॉरिटी मतलब एक ऐसी अथॉरिटी होती है मैनेजर्स के जो एम्प्लॉयज के ऊपर होती है, मतलब डायरेक्टली अगर आपने किसी चीज को ऑन करना है, कंट्रोल करना है, तो उसको आप लाइन अथॉरिटी बोलते हैं। उसके बाद स्टाफ डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि एडवाइस देना और सपोर्ट करना, मतलब जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उन्हें अगर आप एडवाइस दे रहे हैं, किसी चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो स्टाफ डिपार्टमेंट्स कहलाता है। और यहाँ पे इनके डिफरेंस भी बताए गए हैं, या आपने टेबल की फॉर्म में प्रिपेयर करना है कि लाइन अथॉरिटी में क्या होता है कि आप डायरेक्टली एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, लेकिन स्टाफ में आप एडवाइस देते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लाइन अथॉरिटी में आपके पास सबऑर्डिनेट के ऊपर अथॉरिटी होती है, लेकिन स्टाफ डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टली अथॉरिटी नहीं होती है एम्प्लॉयज के ऊपर। लाइन अथॉरिटी में क्या होता है कि कोर ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन स्टाफ डिपार्टमेंट में सपोर्ट करना है, मतलब कि अब जो स्टाफ डिपार्टमेंट है उनका काम है एडवाइस देना है, सपोर्ट करना है। लेकिन लाइन अथॉरिटी में आप अथॉरिटी का काम करते हैं, यानी कि आप एक कंट्रोल आपका होता है, आपका कोई स्टेटस होता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंडामेंटल्स को, यानी कि मैनेजमेंट फंडामेंटल्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर है। एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से चेंज हुआ, मतलब कि सॉफ्टवेयर स्टार्ट से लेके अब तक कितनी बार चेंज हो चुका है। इसमें आपके पास 4 स्टेजेस हैं, मतलब 4 फेजेस हैं एवोल्यूशन के, जिसमें सबसे पहले है अर्ली कंप्यूटिंग, यानी कि जिसको हम हार्डवेयर एरा बोलते हैं। हार्डवेयर एरा का मतलब ये है कि जब हार्डवेयर जो है ना वो सॉफ्टवेयर से ज्यादा मैटर करता था, मतलब सॉफ्टवेयर को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, हार्डवेयर जो है वो ज्यादा मैटर करता था। और ये एक ऐसा मतलब कि इरा था जिसमें जो गवर्नमेंट्स के पास ही कंप्यूटर होते थे, मतलब जो आम लोग हैं उनके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे। तो ये सबसे पुराना यानी कि सबसे पहला कंप्यूटिंग का एरा है। उसके बाद है कॉर्पोरेट एंड एकेडमिक यूज, मतलब कि जब मल्टी यूजर, मल्टी सेशन, मल्टी प्रोग्रामिंग का काम होने लगा, मतलब एक सिस्टम था उसे मल्टीपल यूजर जो है वो काम पे यूज करने लगे। और इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एरा आ गया, और अभी जो चल रहा है वो करंट एरा है, जिसमें हर एक किसी के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है। मतलब जब जो कंप्यूटर सिस्टम है वो घरों में पहुंच गए, यानी कि पैरेलल कंप्यूटिंग का काम होने लगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये आपके पास करंट एरा है। तो ये यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है ना वो बेसिकली ये है कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है उसमें कितने स्टेजेस हैं और कौन कौन से, इनके चारों फेजेस के नाम जो है ना ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में याद करने हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अर्ली कंप्यूटिंग में क्या होता था, मतलब पहले पहल क्या होता था कि हार्डवेयर को ज्यादा अटेंशन दी जाती थी, सॉफ्टवेयर पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कोई फिक्स्ड मेथड नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ रीजंस वगैरह लिखे गए हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस की वजूहात क्या थी। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस की वजूहात ये थी कि डेवलपर जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मल्टीपल यूज करते थे, इसकी वजह से भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकते थे। मल्टीपल वेरिएशंस थी, रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा कम्प्लेक्स थी और कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था किसी के पास, अगर था भी तो बहुत कम था, और रिक्वायरमेंट्स काफी अनक्लियर थी। तो यहाँ पे कुछ मतलब रीजंस वगैरह बताई गई हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकते हैं। लेकिन अगर सबसे सिंपल मैं आपको बताऊं तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस की वजह बेसिकली यही थी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कोई मेथड नहीं था, रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं थी, इस वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस होते थे। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फंडामेंटल्स के बारे में बताया गया। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना उसे अपने
प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए कि उसके प्रोजेक्ट का स्टेटस बेसिकली किस तरह का जा रहा है। इसको बोलते हैं ट्रैक करना, यानी कि वो जो भी काम कर रहा है वो साथ साथ उस चीज को ट्रैक करे, एनालाइज करे। उसे भी पता होना चाहिए कि अभी मेरा प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, अभी मेरे प्रोजेक्ट का स्टेटस कौन सा चल रहा है। उसके बाद ये है कि प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को किस तरह से गेट किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए पीरियोडिक के तौर पर स्टेटस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि स्टेटस की रिपोर्ट रेडी करें, वर्बल रिपोर्ट्स बनाएं, स्टेटस मीटिंग्स करें, प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करें, मतलब कि उसके डेमोज वगैरह रेडी करें। तो यहाँ पे डेमो के बारे में बताया गया है कि डेमो जो है वो एक सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि डेवलपर जो शो करवाना चाहता है वो इसमें शो करवाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में आपसे कुछ चीजें गिवन होती हैं और आपने बताना होता है कि कौन सी रिपोर्ट है। तो स्टेटस रिपोर्ट जो होती है ना, इसमें आपके पास क्या होता है कि हर टीम मेंबर जो है ना वो एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करवाता है, ठीक है। ये मतलब एक एक्सेप्शन नहीं होती, और ये वीकली या फिर बाई वीकली आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, यानी कि एक्टिविटीज होती हैं कि आपने जो भी काम किया है, जो एक्टिविटीज आपने डन कर ली हैं वो आपने लिखनी है। इसके अलावा आपने बताना है कि फ्यूचर के लिए आपने क्या प्लान किया है, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स अभी न्यू आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों को आपने लिखना है। तो स्टेटस रिपोर्ट के ये 3 सेक्शंस होते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिपोर्ट की डेट होनी चाहिए और रिपोर्ट का पीरियड होना चाहिए कि कब से लेके कब तक की रिपोर्ट आपने रेडी की है, रिपोर्ट का नेम क्या है और किस पर्सन ने सबमिट किया उसका नाम भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग है, मतलब हफ्ते में एक बार होती हैं। तो ये बेटर होता है कि आप हफ्ते के स्टार्ट वाले दिन में या फिर एंड वाले दिन में इसको हेल्ड करें। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब कि मीटिंग की डेट होती है, मीटिंग का नाम, कितने पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, एक्शन आइटम्स कितने हैं और मेजर डिसीजंस कौन से लिए गए हैं, कौन से आइटम डिस्कस किए गए हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद SDLC के बारे में हमने अपने शुरू वाले लेक्चर्स में भी देखा था, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे बताया गया है कि टिपिकली फेजेस में कौन कौन से होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एनालाइज किया जाते हैं, सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ से लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मजीद हमारे पास मैनेजमेंट फंडामेंटल्स हैं और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, और कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट के लिए। इन ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को आपने सेम HTC प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैनेजिंग प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को आप किस तरह से मैनेज कर सकें। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपके पास 3 सक्सेसिव प्रोसेसेस होते हैं। वो ये है कि आप प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को स्टडी करें, मतलब कि फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है उसको आप स्टडी करें, रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए प्लानिंग करें और आपके पास जो प्लान है उसको आप एग्जीक्यूट करें, यानी कि उस पर आप काम स्टार्ट करें। अपने जो प्लान्स हैं, आपकी जो प्लानिंग है उसको आप रियलिटी में टर्न करें। उसके बाद यहाँ पे 6 प्राइमरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरियाज बताए गए हैं। तो ये एरियाज आपके पास जो है इनके नाम आपको सेम एज आने चाहिए, यानी कि रिसोर्स को मैनेज करते हैं, कॉस्ट को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, स्केड्यूल मैनेज करना, प्रोजेक्ट प्लान को मैनेज करना और क्वालिटी को मैनेज करना। मजीद इनकी डिटेल्स भी बताई गई हैं, लेकिन पॉइंट्स की फॉर्म में पहले आपने इन्हें कवर करना है, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स याद होंगे तो बाद में आप सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहले है रिसोर्सेज को मैनेज करना, यानी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए जो भी इनपुट होती हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, चाहे वो लोग हैं, पीपल हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, पैसा है, टाइम है, इवन कि कुछ भी है जो हम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं, इनको मैनेज किया जाता है। उसके बाद कॉस्ट को मैनेज करना, यानी कि पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी, अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको मैनेज करने को कॉस्ट मैनेज बोला जाता है। अब ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनके नाम जो हैं वो थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। उसके बाद है रिस्क को मैनेज करना। रिस्क को मैनेज करना भी वही, मतलब कि रिस्क को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उस रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब देखते हैं कि किस रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं हमारे पास रिपीट हो चुकी हैं। इसके बाद स्केड्यूल को मैनेज करना, मतलब कि पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर पे कितना टाइम लगेगा, कितना ड्यूरेशन में हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा, उसको मैनेज करने को मैनेज स्केड्यूल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये टास्क वगैरह बताए गए हैं कि आप किस तरह से इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डिलीवरेबल को आइडेंटिफाई कर लें कि आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कितने डिलीवरेबल्स बनाने हैं, और हर एक्टिविटी को मतलब कि देख लें कि आपने कितना टाइम देना है और कौन सी एक्टिविटी को पहले करना है, कौन सी को बाद में करना है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह कवर कर ली थी, यानी कि जो हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर किया था, तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे सारी डिस्कस कर ली थी।
उसके बाद लेक्चर नंबर 9 एंड 10 है, इसमें हमारे पास है कि प्रोजेक्ट प्लान को मैनेज करना। तो प्रोजेक्ट प्लान जो होता है इसमें हमारे पास से सारी प्लानिंग की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, मतलब डिज़ाइन करना, एनालाइज करना, एक्टिविटी को डिफाइन करना, रिस्क को प्लान करना, कॉस्ट एस्टिमेट करना, ये जितनी भी प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती हैं ना, इस सब का जो कलेक्शन होता है इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लान। इसमें हमारे पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, मतलब लीडरशिप, कम्युनिकेट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बेसिक सॉफ्टवेयर का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद है मैनेजिंग क्वालिटी, मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाते हुए क्वालिटी को भी मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये देखना पड़ता है कि वो हमारी क्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर सारे लोग मतलब क्वालिटी को डिफरेंट लेना शुरू कर देंगे, मतलब इसको डिफरेंट तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे, तो प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं हो पाएंगी। इसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज है, मतलब हमने जो भी काम किया होता है जब हम उसको रियलिटी में टर्न करते हैं, उस पर एक्चुअल वर्क स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब कि उसको एग्जीक्यूट कर देना। इसमें प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है, प्लान करना, कंट्रोल करना, ट्रैक करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की जाती है और लास्ट में उसे क्लोज डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के यहाँ पे टास्क बताए गए हैं कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो है वो दो तरह की होती हैं, स्पोकन भी हो सकती है और अनस्पोकन भी हो सकती हैं। स्पोकन रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल क्लियर होती हैं, मतलब कस्टमर आपको खुल के बता सकता है। लेकिन अनस्पोकन रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कस्टमर बताना चाहता है लेकिन उसके पास अल्फाज नहीं होते, मतलब वो समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से बताए। तो दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाद में उन्हें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके बाद स्कोप डिटरमाइन करना, मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन वगैरह देखना, इसके अलावा सर्विस वगैरह देखना, यानी कि जो कस्टमर की तरफ हमने डिलीवर करनी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको बोलते हैं स्कोप को डिटरमाइन करना, यानी कि इस चीज़ को जज करना कि कस्टमर को बेसिकली किस चीज़ की नीड है, उसकी क्या नीड्स एंड वांट्स हैं। तो उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन करना, मतलब ये हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेंगे और स्कोप को डिटरमाइन कर लेंगे, उससे अगला काम जो होता है वो रिसोर्स एलोकेट करना होता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो लोग हैं, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, इनको एलोकेट किया जाता है। उसके बाद इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान है, ठीक है। इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान जो है ना, ये एक रफ और ड्राफ्ट प्लान होता है, यानी कि हमारे पास एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती बल्कि सिर्फ हमारा एक रफ और ड्राफ्ट प्लान होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इनिशियल रिस्क को एनालाइज कर लेते हैं, मतलब जज करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन से रिस्क आ सकते हैं, उसकी जो इनिशियल स्टार्ट एंड एंड डेट्स होती हैं, मतलब कि थोड़ा सा हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में क्या रिस्क आ सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, जितनी भी उसमें एक्टिविटीज़ है उनका ड्यूरेशन क्या होगा और उनकी डिपेंडेंसीज क्या होंगी, मतलब कि कौन सी एक्टिविटी पहले करेंगे, कौन सी बाद में करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जब आप एक रफ और ड्राफ्ट प्लान बनाएंगे तो उसको बोलते हैं इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, ट्रैकिंग है, मतलब जब सारा काम आप कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट को प्लान करने के बाद उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उन्हें आप बिल्कुल रेगुलरली के साथ ट्रैक करें और अगर उसमें कोई भी एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो करेक्शन करें, कंट्रोल करें। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन के यहाँ पे 4 प्लान्स बताए गए हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है, सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस प्लान होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट क्लोज डाउन, यानी कि जब सारा काम आप कंप्लीट कर लेते हो तो हमारे पास जो फाइनल एक्टिविटी होती है वो प्रोजेक्ट क्लोज डाउन की होती है, जब हमने क्लोज कर देना है हर चीज़ को। इसमें क्या किया जाता है कि क्लोज डाउन रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि जो भी हमने काम किया होता है उसकी मुकम्मल एक रिपोर्ट रेडी कर ली जाती है, लर्निंग को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमने पूरे प्रोसेस में क्या सीखा है, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी देखा जाता है कि अभी तक हमने जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं उनमें से कौन से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं और रेफरेंस मटेरियल को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 10 तक तमाम चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 11 एंड 12 है, इसमें मैनेजमेंट फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में आने वाली प्रॉब्लम्स। जिस तरह आपके पास ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वो प्रॉब्लम्स कितनी हैं, कौन सी हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, क्या टाइप्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा शॉर्ट में पॉइंट्स की फॉर्म में आता है। तो इसमें आपके पास लोगों के मुतालिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रोसेस के रिलेटेड आ सकती हैं, प्रोडक्ट के रिलेटेड आ सकती हैं और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आ सकती हैं। पॉइंट्स को लाजमी याद कर लिया करें, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप पेपर में सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं। सेल्फ राइटिंग करेंगे तो उसके मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे इनकी डिटेल्स भी गिवन है, यानी कि अगर लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब लोग जो हैं वो लो मोटिवेटेड हैं और एम्प्लॉयज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह पैदा हो रहा है और काम करने का जो इन्वायरमेंट है उसमें शोर है, यानी कि कंफर्टेबिलिटी वगैरह नहीं है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टाइल जो है वो इनएफिशिएंट है, सही तरह से मैनेज नहीं किया गया, स्टैक होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो कम है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि लोगों की वजह से आने वाली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोडक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो सकता है, उसे आप पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं।
उसके बाद प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर स्केड्यूल जो है वो अनइलास्टिक है, मतलब सही तरह से आप स्केड्यूल को डिफाइन नहीं कर पा रहे या फिर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लाइफ साइकिल मॉडल सिलेक्शन में जो है वो अनसूटेबल है, मतलब आपको पता नहीं चल रहा कि आपके प्रोजेक्ट या आपके सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स देखे थे, लाइक वाटरफॉल मॉडल देखा, स्पाइरल मॉडल देखा, प्रोटोटाइप मॉडल देखा, लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल सूटेबल है, तो ये भी आपके पास इशू आ सकता है, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है। तो इसके अलावा ये है कि अगर डेडलाइंस मतलब हैं और डेडलाइन के प्रेशर में आके आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो फिर भी इसमें इशू आ सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल एंड पे चला गया लेकिन वहाँ पे जाके आप स्कोप को चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके सारे का सारा प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाए। इसके अलावा ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए न्यू है या फिर अनफेमिलियर है, आपको नहीं पता, उनके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यानी कि जिसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपका प्रोडक्ट है, वो फेल हो सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब कि ऐसा होता है कि आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि आपकी सेविंग्स हो सकें, लेकिन अगर ऐसा है कि आप बार बार उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो आप सेविंग्स कर रहे हैं वो आपके कस्टमर्स को और मैनेजमेंट को डिसअपॉइंट कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दोबारा बार बार यूज़ करना वो बेटर भी चीज़ नहीं होती। उसके बाद ये है कि मिड में आके आप टूल्स वगैरह को स्विच कर दें, फिर भी इशू आ सकते हैं, और अगर आपके प्रोडक्ट के पार्ट्स आपस में सही तरह से इंटीग्रेट नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो आपकी शेल्फ लाइफ जो है प्रोडक्ट की उसे वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें आपने एक बार पढ़ लेना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल क्या हो सकता है, मतलब कि उसने क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, उसने रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, कॉस्ट को मैनेज करना होता है, रिस्क को, स्केड्यूल को, प्रोजेक्ट का प्लान को, क्वालिटी को, यानी कि चीज़ें उसने मैनेज करनी होती हैं। और ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं और पूछते हैं कि बताएं इनमें से कौन सी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर ने मैनेज करनी होती हैं, यानी कि उसके रोल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने मैनेज करनी होती हैं। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल फंडामेंटल्स पे बेस करती हैं, इसलिए 13 से लेकर 18 तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ने हैं वो टेक्निकल फंडामेंटल्स पे ही बेस कर रही हैं। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर भी करते हैं, मतलब कि एक्सप्लोर करते हैं, रिफाइन करते हैं, मॉडल करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं, यानी चेक करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब कि प्रूव किए गए प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, लैंग्वेज होती हैं, टूल्स हो सकते हैं, मतलब कि हमने जो चीज़ें एनालाइज करनी है उनको एनालाइज करने के लिए जो टूल यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं और कंटिन्यूसली अपडेट्स होती हैं, यानी कि यूज़र को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी क्या वांट्स हैं, तमाम चीज़ों को मैनेज करने का जो प्रोसेस होता है वो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह भी दिए गए हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है वो आप रैंडमली तौर पर डन नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के लिए। एमसीक्यूज़ की चीज़ें आपने खुद भी कवर कर लेनी है, क्योंकि इन नोट्स में मैंने वही एमसीक्यूज़ ऐड किए हैं जो पेपर में रिपीट हो चुके हैं, यानी कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को लाजमी कवर करें ताकि सब्जेक्ट के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो कवर हो जाएँ। उसके बाद इसमें कस्टमर एंड डेवलपर का क्या रोल होता है। कस्टमर जो होता है वो क्या करता है कि हाई लेवल आइडिया को कंक्रीट डिटेल्स में कन्वर्ट कर देता है, और डेवलपर जो होता है वो डेवलप करता है, मतलब कंसल्टेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क होता है, जिसमें क्या है कि जो सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है उनके अंदर आने वाले गैप को ब्रिज करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसमें 5 एरियाज़ होते हैं और पाँचों एरियाज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि प्रॉब्लम बेसिकली क्या है। उसके बाद एवेल्यूशन की जाती है, मॉडलिंग होती है और उसके बाद स्पेसिफिकेशन एंड रिव्यू होता है। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस के 5 एरियाज़ होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे पहले है कि एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप सिस्टम स्पेसिफिकेशन को स्टडी करते हैं। अगर तो मतलब सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस वगैरह एग्जिस्ट कर रही हैं तो आप उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद आप अगला काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम एवोल्यूशन में एनालिस्ट क्या क्या काम कर सकता है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी ऑप्शन गिवन हो तो आपको पता हो कि एनालिस्ट जो है क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए गए हैं। एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि जो एवोल्यूशन होती है उसका फोकस होता है व्हाट एंड हाउ, मतलब कि क्या काम करना है और किस तरह से करेंगे, उसका क्या तरीकाकार होगा। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना। सबसे पहले एवैल्यूएट करते हैं। एवैल्यूएट में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, मतलब कि जो एनालिसिस करने वाला बंदा होता है, जो एनालिस्ट होता है, वो क्या करता है कि प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है और डिजाइन इनपुट आउटपुट वगैरह देखता है, डिज़ाइन देखता है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल सोल्यूशंस वगैरह फाइंड आउट कर सकता है। उसके बाद मॉडल्स वगैरह को क्रिएट किया जाता है, स्पेसिफिकेशंस वगैरह बनाई जाती हैं, कंसर्न्स एंड रिव्यूज़ वगैरह देखे जाती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह दिए गए हैं प्रोटोटाइपिंग के बारे में, यानी कि प्रोटोटाइपिंग जो है ना आप उसे तब यूज़ करते हैं अगर रिक्वायरमेंट्स जो है अनक्लियर है, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही
पता नहीं चल रहा है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, तो फिर आप एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं। प्रोटोटाइप एक सिर्फ एक डेमो होता है आपके सॉफ्टवेयर का, आपके सिस्टम का, ताकि आप बनाएं और कस्टमर को दिखाएं। अगर तुझे पसंद आ जाता है तो वो अप्रूव कर देगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर उसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह चाहिए तो कस्टमर आपको रिव्यू दे देगा, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करके अपना अगला काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि लेक्चर नंबर 11 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक जो चीज़ें हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैंने कुछ सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपने एक बार लाजमी रिवाइज करना है। उसके बाद एसआरएस यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि जब आपका एनालिसिस टास्क बिल्कुल एंड पे होता है तो आप एक एसआरएस को प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इसमें फंक्शंस, परफॉर्मेंस वगैरह यानी कि तमाम चीज़ें डिफाइन की गई होती हैं। और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, कब ये प्रपोज किया गया, किसने किया, ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स वगैरह बताए गई हैं कि इसमें जो एप्लीमेंटेशन की फंक्शनलिटीज़ वगैरह होती हैं वो बिल्कुल सेपरेट करनी है। इसमें आप एक मॉडल को, यानी कि सिस्टम का जो बिहेवियर होता है उसके एक मॉडल को डेवलप करते हैं, और इसमें कंटेक्स्ट को एस्टैब्लिश किया जाता है, इन्वायरमेंट को आप डिफाइन करते हैं और कॉग्निटिव मॉडल को क्रिएट करते हैं। मतलब कि ये कुछ इसका प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाना तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ सेक्शंस भी होते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पॉइंट्स के फॉर्म में आपने लिखना होता है, लेकिन डिटेल्स लिखने का मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। तो ऐसे इस डॉक्यूमेंट में कुछ सेक्शंस होते हैं, आप इसको इसका पार्ट्स भी बोल सकते हैं। कि सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, जिसके लिए आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कि जिस सॉफ्टवेयर के लिए आपने करना है उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका फ्लो, उसका कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसके में जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ह्यूमन इंटरफेसेस वगैरह हैं उनका क्या मकसद, क्या रोल है, इसका सबका डिस्क्रिप्शन जो है वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आएगा। उसके बाद फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, मतलब व्हाट द सिस्टम विल डू, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो क्या करेगा, उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या होंगी, उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, उसमें वैलिडेशन वगैरह क्या होंगी, ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। मतलब कि ये एक इसका मुकम्मल सेक्शन होता है, यानी कि इसके पार्ट्स होते हैं, यानी कि सारी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में ऐड करनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमन स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब कि जो एसआरएस है इसको टेस्ट करना काफ़ी हार्ड हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो चेंज आता है उसको असेस करना पड़ता है, मतलब ये देखना पड़ता है कि जो फंक्शंस आप चेंज कर रहे हैं उनका दूसरी चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद डिज़ाइन है, डिज़ाइन में कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिज़ाइन हो सकता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हो सकता है। तो ये आपके पास कुछ मेजर डिज़ाइन के स्टाइल्स होते हैं, और एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने डिज़ाइन होते हैं, उनके क्या नाम है। उसके बाद ये है कि डिज़ाइन के एट्रीब्यूट्स कितने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आता है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के एट्रीब्यूट्स कितने हैं, जो इसमें डेटा स्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, इसके बाद इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन और प्रोसीजरल यानी कि एल्गोरिथम की डिटेल्स वगैरह होती है कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या पर्पस होंगे, उसके क्या स्टेप्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन के बाद आपने क्या काम करना है, कोड को जनरेट किया जाता है, यानी कि जब मुकम्मल आप एक डिज़ाइन बना लेते हैं उसके बाद आपने कोड बनाना होता है। कोड को फिक्स करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डिज़ाइन अप्रोच के बारे में बताया गया, और एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिज़ाइन अप्रोच में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो उसको हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। उसके बाद लोकलाइजेशन है, पोर्टेबिलिटी है, रीयूज़ करना, इनपुट आउटपुट्स वगैरह देखना, मेमोरी को मैनेज करना, परफॉर्मेंस वगैरह देखना, तो ये सारी डिज़ाइन की अप्रोच होती हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मतलब कि इसमें कोडिंग प्रैक्टिस होती है, यानी कि कोड में जो नेमिंग है, लेआउट है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, स्कोप है, परसिस्टेंस है, बाइंडिंग टाइम है। उसके बाद डेटा को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, मतलब बाइट्स में डेटा है, एरे में डेटा है। इसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन टूल कौन से यूज़ किए गए हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एससीएम यानी कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसकी फुल एब्रीविएशन भी आपने देख लेनी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चेंज वगैरह कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करें कि वो चेंज जो है वो कहाँ पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इन चीज़ों को जब आप कंट्रोल करेंगे तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर में चेंज को मैनेज करना। तो इसमें कुछ गोल्स वगैरह होते हैं कि जो भी आप चेंज करते हैं उसको एवेल्यूट करें और उसको ट्रैक करें कि जो भी चेंज आप कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, उसका कन्वर्जन जो है वो कंट्रोल करें। उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आप जिधर चेंज कर रहे हैं सिर्फ वहीं पे होना चाहिए, बाकी सिस्टम जो है वो उससे अफेक्ट ना हो। उसके बाद यहाँ पे इसकी 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी हैं, इनके नाम आपने पार्ट्स की फॉर्म में लिखने के, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, वर्जन को कंट्रोल करना, चेंज को कंट्रोल करना, ऑडिट करना, और कम्युनिकेटिंग चेंजेस यानी कि जो आप चेंज कर रहे हैं उसके बारे में कम्युनिकेट करना। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपने यहाँ पे कवर करनी है। उसके बाद ये है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से चेंज करना पड़ता है, मतलब कि रीज़न क्या हो सकती है, आप क्यों चेंज करते हैं। तो आप चेंज तब करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट हो चुकी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चेंज करते हैं। अगर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग में सेशंस में आपको कुछ सजेशंस मिली हैं, कोई आइडिया मिला कि आप यहाँ पे कोई चेंज कर दें, तो फिर आप चेंज करते हैं। अगर आप क्लाइंट्स की तरफ से कोई फीडबैक मिल रहा
क्लाइंट कह रहा है कि कोई चेंज करें, फिर आप करते हैं। अगर मॉडिफिकेशन वगैरह चाहिए, कोई एडिशन, कोई फंक्शनलिटी वगैरह ऐड करनी है, फिर आप करते हैं। अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ गया तो फिर आप चेंज करते हैं। तो चेंज करने की क्या वजूहत हो सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या हो सकता है, मतलब आप चेंज करते किस तरह से हैं। सबसे पहले क्या है कि चेंज रिक्वेस्ट बनाई जाती है, मतलब कि आपको रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि आप चेंज करें। उसके बाद चेंज रिक्वेस्ट को लॉक किया जाता है, और उसके बाद आप उसको एवेल्यूट करते हैं, और बाद में आउटकम जो है वो नोटिस कर ली जाती है। यानी चेंज करने के बाद आप देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं, उसको बोलते हैं आउटकम को नोटिफाई करना। उसके बाद आपके पास यहाँ इसके बारे में डिफरेंस वगैरह बताया गया है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या फ़र्क है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, डिलीवर कर लेते हैं, क्लाइंट के पास चला जाता है, अगर बाद में आप उसमें कोई भी मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। लेकिन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि प्रोजेक्ट भी आपके पास है, मतलब आप स्टार्ट से लेकर एंड तक उसमें कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ भी कंट्रोल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद बेसलाइन और इंटरम वर्जन के बारे में बताया गया है। तो ये वर्जन जो है सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके डिफरेंस आपने देख लेना कि अगर आपको पॉइंट्स ये वाले दिए जाते हैं तो ये बेसलाइन है, लेकिन ये वाले अगर पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे तो आपके पास इंटरम वर्जन होता है। उसके बाद इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल है, मतलब कि आप इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कंट्रोल करने के तरीकाकार ये होता है कि आपके पास क्लियरली डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, नेसेसरी टूल्स होने चाहिए, यानी कि जिनकी हेल्प से आप चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए, जो कि आप प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे ही डेवलप करते हैं। इसके बाद यहाँ क्वालिटी के फैक्टर्स हैं। इसमें 3 तरह के फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं: प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिवीजन और प्रोडक्ट ट्रांसलेशन। तो यहाँ तक हमारे पास मिड-टर्म का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो चुका है, और आपकी तैयारी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई होगी। फिर दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।